हेलो हेलो मेरे फ्यूचर सीएज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं आपकी लास्ट सीए फाउंडेशन का, एक सीए इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपका लास्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। बिफोर दैट नई वीडियो आ चुकी है। आई रिक्वेस्ट यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक चीज आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले जो पहले के 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर्स, उसकी प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, उस पर देख लो उसको, फिर इस चैप्टर पे आओ। एंड दिस चैप्टर इंडियन इकोनॉमी जो हमने पढ़ना है, इस चैप्टर को, इसको हम पढ़ेंगे दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा से, और एक पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के हिसाब से। प्री इंडिपेंडेंस मतलब जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ हमारे देश में, यूरोपियंस आए, ब्रिटिशर्स मेनली आए, उन्होंने हम पे राज किया। एक था जब ईआईसी ने काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ रूल किया। एक आया जब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पे रूल किया, डायरेक्ट उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल गया, दैट वाज 1858 एक्ट था हमारा एक, उसके हिसाब से गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, 1991 रिफॉर्म्स क्या हुए, उसके क्या इम्पैक्ट है, ये सब हमने पढ़ना। तो बेसिक 4 हिस्से हो गए चैप्टर के। प्री इंडिपेंडेंस के 2 हैं, 1757 टू 1858, उसके बाद 1858 टू 1947, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको 47 से लेके 90 तक पढ़ना है, फिर 1991 के रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का काफी ड्रास्टिक चेंज आया इंडिया के रोड मैप पे। चैप्टर एक फैक्चुअल बेस्ड चैप्टर है। आई एम हियर जस्ट टू कन्वे अ स्टोरी टू यू, और इंपॉर्टेंट थिंग्स मार्क करने के लिए। इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ फैक्ट मिलेंगे जिसको आपको याद करना ज़रूरी पड़ेगा। जैसे कुछ स्कीम्स आएंगी आगे, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस बनेंगे, उसको ध्यान में रख के इस चैप्टर की वेटेज दी गई है। सो विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10, इंडियन इकोनॉमी। देखो, ब्रिटिशर्स आए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1757 से पहले, बिफोर दिस एरा इंडिया क्या था। देखो, इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया थी। इंडिया के पास मैक्सिमम अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज इंडिया के पास थी, मैक्सिमम वेल्थ इंडिया के पास थी। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, जितने भी लोग आए, जितने भी आज तक अटैक्स हुए, जितने भी आज तक, चाहे मुगल एम्पायर आया, उससे पहले जितने एम्पायर्स आए, सब इंडिया ही में क्यों आए? वो कहीं भी जा सकते थे। वो इंडिया में उनका आने का मेन रीज़न ये था बिकॉज इंडिया के पास सारी की सारी रिसोर्सेज थी और अबंडेंस में था। चाहे आप एग्रीकल्चर को लो, चाहे फूड को लो, चाहे आप गोल्ड मेटल्स, ठीक है, चाहे आप ट्रेडिंग की बात करो, सब इंडिया के पास था। मुगल आए थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल्स में काम किया, हैंडीक्राफ्ट बनाए, कारपेट बनाए उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सोने का काम किया, चांदी का काम किया, लंबे लंबे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स बनाई। वो सब इंडिया में ही इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया वॉज अ स्ट्रैटेजिक एरिया। तो इंडिया के अंदर वो आए, इसलिए आए क्योंकि उनके पास अबंडेंट रिसोर्सेज थी। इवन दो जो ट्रेड था अबाउट 25 to 30%, जैसे कुछ 1/3 and 1/4 लिखा है, तो अब ये लिखो 25 to 30% जो ट्रेड था वो सब इंडिया के पास था। इंडिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी था और वो इंडिपेंडेंट था, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए 1757 में क्या हुआ था, देखो देखो ब्रिटिशर्स, बेसिक एक ओवरव्यू तो क्या हिस्ट्री में क्या कहते हैं कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनी थी। वो वहां पर बनी 1600 में, जब यहाँ पर मुगल का राज था, मुगल एम्पायर था, वो लोग यहाँ पर आ गए। उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए परमिशन ली थी, फैक्ट्री सेटअप की उन्होंने, ठीक है। फैक्ट्री सेटअप आई गैस उन्होंने ना बंगाल वाली साइड की थी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री सेटअप की। स्लोली एंड स्टेडली ना उनका थोड़ा अच्छी प्रोडक्शन हुई, अच्छे गुड्स बनाना शुरू किए, धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को कंट्रोल करना हल्का हल्का शुरू कर दिया। द मेजर चेंज वॉज इन 1757, जब बैटल प्लासी की हुई। आज भी ये जगह है। बैटल ऑफ प्लासी में इंडिया को डिफीट कराया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे भारी पड़ गई। वो भारी पड़ी तो उनके पास काफ़ी कंट्रोल आ गया इंडिया का।
1757 में अब हुआ क्या, देखो इंडिया में उनको कंट्रोल आना शुरू हुआ, और उसी के साथ इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी के आसपास ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में वहां पर चल रहा था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है सर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वहां पर ना प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स जगदम बढ़ गई थी, वहां मशीनरी का काम शुरू हो गया था, वहां पर टेक्सटाइल्स अच्छे बन रहे थे, वहां पर मशीन मेड गुड्स का रिवाज शुरू हो गया। अब जब मशीन मेड गुड्स शुरू हो गए तो उसके लिए उनको चाहिए था रॉ मटेरियल, उनको ये था कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो रॉ मटेरियल के लिए उनके पास एक ही जगह थी, वो थी इंडिया, क्योंकि इंडिया में अबंडेंस था, इंडिया में यहाँ पर लेबर अबंडेंट था, इंडिया में रॉ मटेरियल, चाहे आप कॉटन के लिए बात करो, चाहे जूट के लिए बात करो, चाहे आप स्टील के लिए बात करो, चाहे लोहा, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, सब कुछ पड़ा था इंडिया में, सब कुछ था। तो ब्रिटिशर्स ने, जो इंडिया एक एक्सपोर्टर था हमारा फिनिश प्रोडक्ट का, इंडिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, उसको ब्रिटिशर्स ने एक मियर इंपोर्टर बनाया था। इंडिया रह गया दो हिस्सों में, इंडिया को दे दिया उन्होंने दो चीज़ें। ऐसी एक्सट्रीम लेवल की पॉलिसीज बनाई ब्रिटिशर्स ने, ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे ब्रिटिशर्स ने हमारे रूइन किया हमारे नेशनल वेल्थ को। उन्होंने सिंपल से किया, इंडिया जो मेजर एक्सपोर्टर था उसको एक रॉ हमारे फिनिश गुड्स का मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स इंडिया ये था, इंडिया रह गया बस मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल कर दिया ब्रिटिशर्स ने। सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी कहाँ हो रहा है, सिर्फ ब्रिटेन में, उससे पहले कहीं पर वो एक्सपोर्ट और कुछ एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे उसको वो लोग, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सपोर्टर के साथ साथ इंडिया को उन्होंने घुमा के एक नॉर्मल मियर इंपोर्टर बना दिया, ठीक है। अब जो वहां पर गुड्स बने, ब्रिटिशर्स ने वहां पर रॉ मटेरियल चला गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, अब वहां पर जो गुड्स बन रहे थे उन्होंने एक सिंपल सी चीज की, जो इंडिया था उसको एक मियर मतलब बिल्कुल इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कौन से, दैट वर कैपिटल गुड्स, जो बाहर की मशीनरी में बन के आते थे, ब्रिटिश की मशीनरी में ये चीजें जो बन के आती यहाँ पर उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, इंडिया के अंदर ये चीजें बनाने में टाइम लग रहा था, इंडिया को तो मशीन मेड गुड्स का कंसेप्ट ही नहीं पता था कि मशीनों से भी सामान बनता है, इंडिया को इतनी नॉलेज ही नहीं थी इस चीज की तब तक। उन्होंने यहाँ पर लाना शुरू किया। अब ये जो चीजें आई ये सस्ती थी, क्योंकि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, इंडिया का जो सामान था, आर्टिशियंस थे, यहाँ काफ़ी काफ़ी टेक्निकल लोग थे ना, उनको टाइम लगता था बनाने में, उनको समझ लो 4 दिन लगते थे वो कारपेट बनाने में। बट ये जो लोग थे, ये लोग जो कारपेट बना के भेजते थे, वो एक दिन में बना के वो मशीन में उन्होंने डाला, विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स वो मशीन कारपेट निकल के आ जाता था। और जब वो इंडिया में आता था वो काफ़ी सस्ता पड़ता था, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया तो स्टार्टिंग से यही चाहता है उसको सस्ती सामान मिले, तो वो उस पर शिफ्ट करना शुरू करके। उसी के साथ साथ देखो जो कपड़े थे, यहाँ पर इंडिया में खादी चलता था, वो लोग क्या करते थे, जो खादी का कपड़ा था ना उसको छोड़ के लोग शिफ्ट कहाँ किए, वेस्टर्न कल्चर पे। तो ये भी एक इशू रहा कि इंडियंस जो थे वो वर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, वो बाहर के कपड़ों को ज़्यादा इंप्रेसिव थे, तो उस समय यहाँ पर पैंट शर्ट का ज़माना आना शुरू हो गया। सो दिस वॉज थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक हम लोग इसको रीड करते हैं, पहले क्या लिखा गया है। देखो, बिटवीन फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी एडी, मतलब कि फर्स्ट से 17th सेंचुरी तक इंडिया इज बिलीव टू हैव द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी एंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवियल। एंशिएंट मीन्स पुराने से लेके मिडीवियल हो गया, जहां पर मुगलों का राज था। ब्रिटिशर्स जब आए तब वो मॉडर्न एरा शुरू हो गया था हमारे लिए। हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से जब 1600s के आसपास हमारे जहाँ यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिशर्स आए थे, तब यहाँ पर हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री एडवेंट हुआ था। उससे पहले तक मुगलों तक इंडिया नंबर 1 चलता था हर जगह पे। It was prosperous, self-reliant and controlled between 1/3 या 1/4 of world's wealth। मतलब कि 25 से 30% के आसपास जो पूरे दुनिया की वेल्थ थी सब इंडिया के अंदर घुसी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द इकोनॉमी कंसिस्टेड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। यहाँ की जो विलेजेस थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, अनाज उनके पास पूरा था, वो सब कुछ खा पी रहे थे आराम से। प्लस जो सिटीज थी उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता कॉमर्स ट्रेड करने के लिए, एक्टिविटीज के लिए। इसके लिए सिटीज को अर्बनाइजेशन में काउंट किया जाता था। विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट एंड द सिटीज वर अबंड। सिटीज के अंदर काफी ज्यादा कॉमर्स और ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी। और इंडिया था सोने की चिड़िया थी। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था बच्चों उस समय।
उस समय पता क्या था, एक बेसिक डिवीजन ऑफ लेबर था कि हाँ भाई आपने ये काम करना, अब ये काम करो, ये काम करना, अब ये वाला काम करो। आज के टाइम पे तो चलो मैं बोलता हूँ आपको, आजकल का स्पेशलाइजेशन आ गया कि हाँ भाई आजकल एक कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो बंदा मार्केटिंग में जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में जाएगा, एक कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स में जाएगा, एक कंपनी के अंदर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में बंदा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाएगा। पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, हाँ भाई तू प्रोडक्शन में चल जा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय इतना कोई डाइवर्सिफाई नहीं किया हुआ था वर्क पोर्टफोलियो को, इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था। उसके साथ साथ उस समय हम देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सोशल इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन भी थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, इसके बेसिस पे भी था, तो ये भी सब चल ही रहा था। उसके साथ साथ उस समय एग्रीकल्चर वॉज डोमिनेंट ऑक्यूपेशन। इट कैन बी इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे देश में सबसे डोमिनेंट एक्टिविटी क्या थी, दैट वाज एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर ना। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, ये जो शॉल बनाते हैं, ये जो बेसिक शॉल्स आपके कारपेट्स बनाते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स वाले आगे, टेक्सटाइल्स आगे जो कपड़े बनाते हैं, ये जो थे ना काफ़ी अबंडेंस के अंदर, इनके पास काफ़ी आर्टिशियंस थे, काफ़ी स्किल्ड वर्कर्स थे, ये लोग बहुत अच्छे से काम करते थे। ठीक है, अभी तक ब्रिटिशर्स नहीं आए हैं, अब ब्रिटिशर्स आ गया। ब्रिटिशर्स आए 17 बेसिक आपको बताया मैंने 1757 से 1858, जब रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1600 में आ गई थी, 1600 के अंदर ये लोग आ चुके थे यहाँ पर, बट जो उनका रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, दैट स्टार्टेड इन 1757, जब बैटल ऑफ पलासे ये लोग जीते थे। बैटल ऑफ पलासे ये जीते, इनका रूल स्टार्ट हुआ था। रूल मतलब कि इनका रेंज स्टार्ट हुआ, इनको एरियाज मिल गए थे कुछ जहां पर इनका कंट्रोल था फुल्ली। ठीक है, अब 1757 से 1858 तक मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना था। विद द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, the manufacturing capabilities of Britain increased manifold. There arose need of augment raw material supply. Obviously वहां पर क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। तो इंडिया में उनको रॉ मटेरियल की सप्लाई काफी जैसे मिल रही थी, अच्छी खासी मिल रही। दिस लेड टू द वर्चुअल रिवर्सल ऑफ द नेचर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड फ्रॉम एन एक्सपोर्टर, जो फिनिश गुड का इंडिया एक्सपोर्टर था उसको बना दिया इन्होंने एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंपॉर्टेंट है, इंडिया को रोल क्या चेंज किया था, दे वर मेड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो फिनिश गुड इंडिया एक्सपोर्ट करते थे ना, उस पे इन्होंने अच्छे खासे टैक्स लगाना शुरू कर दिए। इतना टैक्स लगाया इन्होंने तो लोग ना उसको वहां तक एक्सपोर्ट तक पहुंचा नहीं पाते थे। ये सब इसलिए किया गया था कि इंडिया को एक्सपोर्टर से हटाओ, फिनिश गुड नहीं एक्सपोर्ट करवाना इंडिया से, रॉ मटेरियल कराना है, उस पर टैरिफ भी नहीं रखा इन्होंने। फ्री में जा रहा था सामान। लेकिन उल्टा क्या किया, इंडिया को फिनिश गुड जो फिनिश गुड था हमारा ब्रिटेन का, उसको बनाया इन्होंने इंपोर्टर। वहां से जो सामान आता था उस पर ये लोग टैरिफ नहीं लगाते थे। वो इतना सस्ता आता था ना, उस पर समझ लो वहां पर चीज़ 100 रुपए की बन के आई, उस पर ना इन्होंने 1 रुपया टैरिफ लगाया। इंडिया में वही चीज़ ना समझ लो 150 की पड़ती है, ब्रिटेन से आया वो चीज़ समझ रही है 110 रुपए की, तो आप 110 रुपीज़ वाला सामान ही लोगे, 150 वाला आप छोड़ दोगे। ये भी एक चीज़ आई कि इंडिया को सब्जेक्टेड टू हैवी टैरिफ्स एंड इंपोर्ट्स वर चार्ज लोअर टैरिफ। इंपोर्ट थे फिनिश गुड्स के, उस पर टैरिफ कुछ नहीं लगता था, और ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ फॉलो किए थे ब्रिटिश। सिंपल सा लॉजिक था। दिस मेड एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड कॉस्टलियर एंड इंपोर्ट्स चीपर। जब इंपोर्ट चीप हो जाएंगे तो ऑब्वियसली लोग वही लेंगे जो बाहर से सामान आता है। इन दिस बैकड्रॉप द इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर कम्पिटिटिवनेस। वो अपना बाहर का एक्सपोर्ट वाला सिस्टम अपना हाथ छोड़ गए थे। वो कहते भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम रह गए हैं, तो ज़मीन पे इन्होंने हमें डाल दिया है, वो चीज़ कर दी। और इंडिया वॉज मियर इम्पोर्टर ऑफ मशीन मेड गुड्स। इंडियन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, जो हमारी इंडियन मैन्युफैक्चर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी ना, उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। दिस वॉज द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। जैसे ही उनके हाथ में रूल आया, उन्होंने इंडिया को शुरू कर दिया खाना, इंडिया को ख़त्म करना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि उनको फ़ायदा हो। ब्रिटेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप नेशन में काउंट हो, हम लोग पिछड़े रह जाए। उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया यहाँ पर, ठीक है। उनकी इंपीरियल पॉलिसीज़ का उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने अपना जो कम्पीट कराया यहाँ पर मशीन मेड गुड्स के साथ। इंडिया में तो मशीन मेड गुड्स का कंसेप्ट ही नहीं था, वो लोग ले आए, वहाँ पर भी इन्होंने कम्पीट कराया। लेकिन उसके साथ साथ इंडियंस भी शिफ्ट कर गए, इंडियंस का माइंडसेट भी शिफ्ट किया। इंडियन शिफ्टेड टूवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। उस समय इंडियंस ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू किया। वेस्टर्न कल्चर यही है जो शर्ट डाली हुई है, जीन्स डाली हुई है आजकल, ये सब वेस्टर्न कल्चर ही है। यहाँ पर चलता था कुर्ता पजामा, बेसिक कपड़े चलते थे, यहाँ पर खादी के कपड़े चलते थे। ये सब वेस्टर्न कल्चर उन्होंने हमें बिल्ड किया, ये भी उन्होंने करना शुरू कर दिया।
उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स प्लस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट्स की बात आ गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसका तो कर ही दिया, उसके साथ साथ हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को भी उन्होंने पकड़ लिया। अब एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या क्या किया, एग्रीकल्चर में क्या क्या डिवास्टेशंस दी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमको, वो पता चलेगा। देखो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट शुरू की उन्होंने अब हुआ क्या, अब ब्रिटिशर्स को चाहिए स्किल्ड वर्कर्स, अब यहाँ इंडिया में इतना स्किल्ड वर्कर तो था नहीं, उनका आर्टिशियंस वगैरह थे, वो उसके लिए तो उन्होंने उसको रिप्लेस करके वहाँ पर तो फॉरेन में उन्होंने मशीन लगा दी। इंडिया में उन्होंने क्या किया, जो बाकी जगहों पे इंडियंस लगे थे काफ़ी जगहों पे, उनको वहाँ से निकाला। अब वो सबके पास एक ही चार था, वो सब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो गए लाइवलीहुड के लिए। अब एग्रीकल्चर में भी डिपेंडेंट हो गए, अब हो सकता है वहाँ पर एक लैंड है, इतना सा लैंड था, इधर 4 लोग लगने चाहिए थे, अब वहाँ पर फैमिली के 8 लोग वही काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो रही थी बच्चों, सीधी सी बात है। उसके साथ साथ लैंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया, उन लोगों ने जो लैंड था हमारा उसको डिवाइड किया छोटे छोटे हिस्सों में, ऊपर से सब्सिस्टेंस फार्मिंग करवाई, मतलब कि सब्सिस्टेंस का मतलब है जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, कन्वेंशनल वे है, जहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर रहे थे, वो चल रही थी। उसके साथ साथ इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारे एग्रीकल्चर की वो भी रिड्यूस हो गई, प्रोडक्टिविटी गिर गई, प्रोडक्टिविटी गिरी, पॉवर्टी बढ़ गई। इंडिया अब धस रहा था ज़मीन के अंदर, इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन शुरू हो गई। उसके साथ साथ अब देखो इंपोर्ट्स आपको पता है चीपर कर दिए, बाहर से सामान आ रहा था, इंडियंस का टेस्ट एंड फैशन सेंस बदल चुका था, उनको ये मतलब नहीं था डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या अपना रही है, वो सब वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे, इंडियन सारे वेस्टर्न कल्चर पे शिफ्ट कर गए, ये भी था। उसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, हम कहते हैं ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ना, मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने, बेली थे ब्रिटिशर, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ऑटोक्रैटिक बोलते हैं हम, ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स थे हमारे, जिसके अंदर क्या होता था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था उनका। इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने ना बिडिंग की थी, इन्होंने इंडियन जमींदार्स को ही इन्होंने लाए जमींदारी सिस्टम्स, जैसे कि इन्होंने लाए लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर, जिसमें से जमींदार भी था, इन्होंने कोई इंडियन को ही चूज किया और उसी को बोला कि तू जाके इंडियन का बेड़ा कर कर, क्योंकि वो जो जमींदार थे वो थोड़े एलिट पीपल थे, थोड़े अच्छे थे, उनकी थोड़ा सा ना उनकी लाइफ थोड़ी बेटर थी, तो उनको यह दिखा कि हाँ भाई मैं इस लैंड को पकड़ूंगा, इनसे काम करवाऊंगा, उन्हीं के लैंड पे उनसे काम करवाऊंगा और उससे टैक्स वसूलूंगा, ताकि वो टैक्स, देखो अगर मैं उससे समझ लो, ब्रिटिशर्स ने बोला मुझे 20% टैक्स ला के दे, वो उनसे 30% लेता था, वो 10% अपनी जेब में रखता था, बाकी उधर देता था, सारा पैसा खा जाते थे, और जो पैसे उनके पास आते थे ना, उसकी वजह से वो एक जीरो अपग्रेडेशन करके देते थे लैंड पे, वो इतना सा काम नहीं करते थे, उनको सिर्फ जेबें भरनी थी अपनी और कुछ नहीं करते थे। और जो टिलर्स थे, जो एक्चुअल टिलर्स, जो फार्मर्स थे, जो असली में करते थे, उनका तो हो गया भाई खत्म, वो तो बेचारे रो पड़े। साथ साथ एब्सेंटी लॉर्डिज्म, लैंड लॉर्डिज्म था, ठीक है, यही जो आपको बता रहा हूँ मैं। हाई इंडेटनेस थी हमारे एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर, उधार क्रेडिट फैसिलिटी, उनको उधार लेना पड़ता था भाई, उनके पास तो पैसे नहीं थे सीड लाने के लिए, खाद लाने के लिए, पेस्टिसाइड लाने के लिए, वो भी था। एक्सप्लॉयटेटिव मनी लैंडर्स हो गए, अब जो पैसा जहाँ से लेते थे वो इनको अच्छा खासा खून चूसते, ज़मीनें गिरवी रखवा दी, वो भी था। एंड लो अटेंशन टू प्रोडक्टिविटी, ये भी था। और इस सब की वजह से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर था ना, वो सब कोलैप्स हो गया। एग्रीकल्चर पे इस समय तक बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए। जब ये हो गया उसके बाद अब देखो एग्रीकल्चर को तो उन्होंने खत्म किया, अब आगे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इंडिया के अंदर बेसिक जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उन पे आगे। देखो ब्रिटिशर्स का ये मतलब नहीं था, ब्रिटिशर्स ने ना इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बेशक खत्म की, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हटाया, लेकिन उनके ना थोड़े बेनिफिट्स भी हुए, तो हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बता रहा था, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन डिड नॉट एक्सिस्ट इन इंडिया बिफोर 1850। 1850 तक यहाँ पे कोई फैक्ट्री वाली बातें नहीं की जाती थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वो जब बाहर से सामान आना शुरू किया तब यहाँ पे पता चला कि मशीन मेड गुड्स भी होते हैं, मशीनें भी ये चीज़ें बना सकती है जो हम यहाँ खुद बना रहे हैं भाई, वो सब भी कर रहे थे हम लोग। उसके साथ देखो मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन कलोनियल इंडिया, कलोनी मतलब कि मैंने आपको बताया कलोनी क्या होता है, ब्रिटिशर्स की इंडिया कलोनी थी, तो ये कलोनी इंडिया थी ब्रिटिशर्स की, तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग कलोनियलिज्म, ठीक है। स्टार्टेड टू ग्रो इन मिड 19th सेंचुरी, ये भी सब शुरू हो गया। अब यहाँ पर क्या था, देखो ब्रिटिशर्स आए ना, तो उन्होंने यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री देखी, जूट इंडस्ट्री देखी, यहाँ पर उन्होंने मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि हमारे स्टील इंडस्ट्री, इन पे भी काफ़ी फोकस रखा था, तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी थी काफ़ी, उन पर ही फोकस रखा था। उससे पहले क्या था, अब जो कॉटन की इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रू की, कॉटन जो था बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा यहाँ पर ग्रू हो रहा था, यहाँ पर बहुत अच्छा उसका डिमांड चल रही थी। और जो इंडिया था उस समय, इंडिया हैड 9 मिलियन स्पिंडल्स, स्पिंडल्स होते हैं एक मशीन होती है जिसके ऊपर ना कॉटन के धागे लपेटे होते हैं। उस समय इंडिया में इतने ज़्यादा थे, जो इंडिया को ना 5th पोजीशन में माना जाता था
स्पिंडल्स के मामले में, कॉटन के मामले में इंडिया 5th पोजीशन पे था। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ये। उसके बाद जूट मिल्स जो थे यहाँ पर, वो भी कैलकाटा में काफ़ी ज़्यादा इसका डिमांड हुआ, क्योंकि जो जूट का सामान था फॉरेन कंट्रीज की काफ़ी डिमांड कर रही थी, वो इनकी डिमांड में आ चुके थे। तो अब उनको जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए काम आ गया था, तो उन्होंने जूट इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड किया, उसका अच्छा खासा शेयर हुआ हमारा। और 19th सेंचुरी के एंड तक लार्जेस्ट था वर्ल्ड में जूट के मामले में इंडिया, रॉ जूट के मामले में, मतलब कि उसकी प्रोसेसिंग इंडिया में जिसकी हो रही थी, उसकी रोप बना के बाहर ही कंज्यूम हो रही थी ना, तो रॉ जूट के मामले में जो इंडिया था हमारा, दैट वाज ऑन द नंबर 1 पोजीशन। उसके साथ साथ ब्रूइंग इंडस्ट्री, अब इंडिया वाले जो हमारे अंग्रेज थे उनको थोड़ा शराबी किस्म के लोग होते हैं, तो ब्रूइंग होता है जिसमें वो लोग शराब को प्योर करते हैं, वो चीज़ हुई। पेपर मिलिंग इंडस्ट्री, लेदर मेकिंग, ठीक है, उसके राइस मिलिंग इंडस्ट्री, इसको भी डेवलप किया इन्होंने। हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस था, उसमें आयरन इंडस्ट्री थी जो 1814 में 1814 में आयरन इंडस्ट्री को यहाँ पर बनाया गया, ये भी चीज़ हुई। और इंडिया की आयरन इंडस्ट्री 8th थी वर्ल्ड में। ब्रिटिशर्स हैं अभी तक 1930, दिस इज अ प्री इंडिपेंडेंस एरिया ना, एरा की बात करूँ, प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करूँ तो ना, उससे पहले इंडिया जो था, जो आयरन के अंदर था, दैट वाज 8th। उसके साथ साथ ये सब तो चल रहा था, ग्लोबल इंडस्ट्रीज जो थी हमारे अच्छे खासे पीक पे चल रही थी। देन हमको पता चलता है कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था, आपको याद होगा, ग्रेट डिप्रेशन 1930s में आया था। टिल देन 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th लार्जेस्ट थी इंडिया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, 12th लार्जेस्ट, ठीक है। ये सब कुछ तो चल रहा है, देखो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ आई बच्चों, जो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री थी ना, वहाँ इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी इंडिया में। बाहर के सामान में हो रहा था, यहाँ पर जो डोमेस्टिक इसकी यूटिलाइजेशन थी वो इतने नहीं हो रहा रही थी। वहाँ पर जो था, हुआ क्या देखो, इंग्लिश ने यहाँ फैक्ट्री लगाई, इंग्लिश को कंट्रोल कर रहा है। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो इंडिया वाली थी ना, उन्होंने ना इंग्लिश प्रोड्यूसर ने बोला उनको कि भाई सुनो, अगर तुम लोग हमको प्रोटेक्ट करोगे तभी फायदा है, तुम एक काम करो, जो चीज़ें हम बाहर से कम्पीट करती, जो कॉम्पिटिशन देती है ना चीज़ें, उनको खत्म कर दो, वो इंडस्ट्रीज को बंद कर दो। वो इंडस्ट्रीज को कोशिश करो वो कुछ ना कर पाए, उन पर टैक्स लगाओ हैवी, कुछ ना कुछ करो, बस उनको कम्पीट मत कराओ हमारे साथ। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने इन्फ्लुएंस किया जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा कर दो, तो उन्होंने ये कर दिया। यहाँ पर तो चीज़ आई, वहाँ तो इंग्लिश प्रोड्यूसर जीता। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी ना, वो हमारे पे इतने, जो हमारा एनडीपी था, जो हमारा नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो भी इंक्रीज नहीं करा था। दैट वाज जस्ट 7% इन 1946। 7%, कुछ भी नहीं होता 7%, नथिंग, ठीक है। और ये एक्सक्लूड कहाँ किया इनको, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, वो भी कम था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इतना था। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था, दैट वाज नथिंग, वो भी जीरो था। एम्प्लॉयमेंट कितनी थी? सिर्फ 0.4%, 1.4% हुई थी 1941 में। पूरे देश की पॉपुलेशन में से अगर मैं बोलता हूँ 10 लाख पॉपुलेशन है ना मेरे देश की, 10 लाख पॉपुलेशन, उसमें से 1% भी लोग एम्प्लॉयड नहीं थे। 10 लाख का 1% कितना होता है? 10 लाख का 1% 10,000 है। मैं कह रहा हूँ 0.4, मतलब कि 4,000 लोग सिर्फ एम्प्लॉयड थे 10 लाख में से, ये भी था। तो ये था हमारा पहले, जो मतलब ब्रिटिशर से पहले। उससे पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक छोटा सा, इसको मिस नहीं करेंगे। जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है जी, है ना, इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया ना, दैट इज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक लिखी गई है कौटिल्य चाणक्य के द्वारा, ठीक है। अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं आज के टाइम पे, अर्थशास्त्र, दिस इज द ओल्डेस्ट बुक, सबसे एंशिएंट बुक। आपको एग्जाम में पूछे एंशिएंट बुक कौन सी है, आप बोलोगे अर्थशास्त्र। लिखी किसने थी? कौटिल्य ने लिखी थी। और ये किसके लिए लिखी गई थी, किसके रेन में लिखी गई थी? वो लिखा गया था हमारा किंग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जब मौर्य एम्पायर जिन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने, उनके लिए किताब लिखी गई है। कौटिल्य हमारे चाणक्य ने लिखी थी उनके लिए। और इसमें लिखा गया हुआ है कि उस समय इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, राजा उस समय कैसे काम करता था, और बेसिक फोकस दिया हुआ है एग्रीकल्चर में। इन्होंने जो बात की हुई है ना, मेजर फोकस वर्क किस पे दिया हुआ है? लैंड की यूजेज पे, उस पे एग्रीकल्चर पे बात की गई है, उसके ऊपर बात की गई है, अबंडेंट हार्वेस्ट करो। उसके साथ एक और बात की गई, जो टैक्सेस हैं दैट विल बी इक्वली कलेक्टेड, कोई भेदभाव नहीं है, टैक्स इक्वली, अमीर भी उतना ही टैक्स देगा, गरीब भी उतना ही टैक्स देगा, ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो इक्वल है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, इक्वल टैक्स देना, ये बात की गई है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला गया है कि जो किंग है
वो जो पॉलिसीज बनाता है ना, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखता है, उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसको जो स्टेट के लिए, जो उसके जगह के लिए जहाँ वो रूल कर रहा है, उसके बेटरमेंट के लिए काम करना है। इसके बारे में अर्थशास्त्र बात करता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यूपीएससी वालों को इसकी महत्वता पता है भाई, ठीक है, जो बच्चा गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करे ना, उनको इसकी बहुत महत्वता पता है। अब हम आगे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ सर, अंग्रेज चले गए हमको हमारे हाल पे छोड़ के, सारा लूट पाट के अंग्रेज यहाँ से चले गए। 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसकी बात करेंगे अब हम लोग। अब देखो, पहले एक ओवरव्यू ले लो। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था ना, अब उससे पहले मेजर हमारे पास जो लीडर्स थे ना, उसमें एक नाम लिया था जवाहरलाल नेहरू का, एक नाम लिया जाएगा बहुत फेमस, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी बात की जाती है हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की, उनकी बात की जाती है। इन दोनों की आइडियोलॉजी ना डिफरेंट थी। आइडियोलॉजी इन व्हाट सेंस, देखो नेहरू जो थे ना, वो कहते थे एक सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो होगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट का रोल या स्टेट का रोल सबसे ज्यादा होगा। वो ये चाहते थे एक स्टेट का रोल होना चाहिए, स्टेट जिसको हम गवर्नमेंट रोल की बात करते थे लोग। दूसरा इसका फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। आई जस्ट रिमूव इट। इनकी बात थी दूसरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है भाई। लेकिन उसी जगह गांधीयन फिलॉसफी, जो गांधी जी की सोच थी वो थी, वो कहते थे, गांधी जी कहते थे भाई सब कुछ कर लो, विलेज को, जो अंग्रेजों ने विलेजों को खराब किया ना, विलेज को, विलेज की डेवलपमेंट करो, रूरल इंडिया की डेवलपमेंट करो, वहां पर डेवलपमेंट होगी तो हमारा देश आगे निकल जाएगा। ये दो सोचें थी। अब देखो गांधी जी को उस समय गोली मार दी गई थी, ठीक है। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी की बात की जाए तो नेहरू जी की फिलॉसफी फॉलो हुई, नेहरू जी की फिलॉसफी फॉलो कर दी। एक आउट ऑफ द कंसेप्ट है, एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं। देखो आज हम देखते हैं, अगर मैं बोलूँ ना कोई मोस्ट मॉडर्न नेशन कौन सा, आप बोलोगे चाइना सर। आप बात करते हो कि हाँ सर, अभी जब बात करूँ ना मैं, अब यूएस चाइना की बात करते हैं, चाइना तो बहुत आगे चल रहा है ना। चाइना और इंडिया जो था ना, इस टाइम तक 1940s 50s 60s 70s तक इंडिया चाइना सेम लेवल पे था। चाइना ने जगदम इतनी ग्रोथ की है ना इंडिया से, और चाइना नंबर 1 पे पहुंच के, क्यों? व्हाट वाज द रीजन? चाइना इतना आगे कैसे निकला? अगर वो और इंडिया दोनों बराबर, दैट वर ऑन द इक्वल पेजेस, तो वो आगे कैसे निकला? क्योंकि बच्चों, चाइना ने हमेशा एग्रीकल्चर और विलेज लेवल, इस पे इसका फोकस रहा स्टार्टिंग से लेके, मतलब कि जैसे इनको हुआ काम 50 60 70 80, सबसे पहले इन्होंने इनको ना सफिशिएंट किया, इनको बेटर किया, उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ करना शुरू कर दिया। इंडिया जो था ना, दैट वाज वेरी कंफ्यूज्ड। जब इंडिया आजाद हुआ, मेन फोकस वाज एग्रीकल्चर एंड सेल्फ सफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि इंडिया नया नया आजाद हुआ था ना, ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा हमारे पे जुल्म कर दिया। ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पर कोई खाना पीना भी नहीं छोड़ा था, लोग पॉवर्टी, यहाँ पर ड्राउट आ रहे थे, वॉर लगी, सब कुछ लग गया, इंडिया के पास फूड फैसिलिटीज खत्म हो गई। इवन दो इंडिया ने अंडर आई गेस PL 480 अमेरिका से वीट भी इंपोर्ट करवाया है, इतने भुखमरी के हालात थे। वो इंडिया जिसके पास सेल्फ सफिशिएंस थी एक टाइम पे, बिफोर 17th सेंचुरी तक इंडिया जो सेल्फ सफिशिएंट था, आफ्टर दैट जो इंडिया था वो वर्सन हो गया, ब्रिटिश ने उसको वर्सन कर दिया, इंडिया इंपोर्ट्स पे आ गया फूड के। इंडिया ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, और इंडिया ने ना पहले प्लान पे पहले 5-6 साल इस पे फोकस किया, देन इट शिफ्टेड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जब ये अगले, मतलब कि 1960s में जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आया ना इंडिया, ये 1960s में नहीं, मिड 1950s में, आई गेस 1956-57 में, 56-57 के आसपास इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शिफ्ट कर गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में शिफ्ट किया, एग्रीकल्चर को उन्होंने छोड़ दिया, और ये चाहते मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ लग जाए। भाई एग्रीकल्चर से सब कुछ हट गया यहाँ पर। बाद में इंडिया उसका ग्रीन रेवोल्यूशन है, फिर इंडिया को थोड़ा बेटरमेंट हुआ है, तो इसी वजह से चाइना हमसे आगे निकल गया और इंडिया पीछे रह गया। दैट वाज वेरी बिग रीजन। यहाँ पर काफ़ी पॉलिसीज जो थी ना, दैट वर नॉट मेड इन, इतनी प्रॉपरली नहीं बनाई गई थी, ठीक है। सो विल स्टार्ट। देखो जब ब्रिटिशर्स गए, इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैक्सिमम लोग रूरल इंडिया में रहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो मैक्सिमम था दैट वाज रूरल, मतलब कि विलेज में रूरल था।
इसका मैं 1 मिनट वो कर लूँ पहले वापस, थिकनेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो लिटरेसी रेट थी वो 18% थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल इंसान जिएगा वो 32 ईयर्स था। उसके साथ यहाँ पर पॉवर्टी थी, और ह्यूमन कैपिटल मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जीरो थी। ह्यूमन कैपिटल के नाम पे यहाँ पर सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर था जिसको कुछ नहीं आता था एग्रीकल्चर करने के सिवाय। ये सब यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपको बता रहा हूँ, नेहरू का मॉडल जो था, नेहरूवियन मॉडल था उसको बोलते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो भी काम करना, चाहे रीडिस्ट्रीब्यूशन करने इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, प्लस जो सारा कंट्रोल दिया जाएगा इस चीज़ का, दैट वाज डायरेक्टेड बाय द स्टेट, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। यही आपको बता रहा था मैं, गवर्नमेंट का मेजर रोल था। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग थी, ये भी था। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई थी, इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरफ बात की गई थी, कि ये पॉलिसीज थी। ये आपको मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग थी। इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या थी आफ्टर इंडिपेंडेंस? कंप्लीट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और ये सब कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी भैया, और किसी का रोल नहीं है, ये बात। उसके साथ साथ इंडिया में ना 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, इसका क्या काम था भैया? इसका काम था प्लानिंग करना। सारा कंट्रोल प्लानिंग का इनका हाथ में था, प्लानिंग कमीशन के हाथ में। जो अभी हमने आगे पढ़ेंगे, इसी को अभी बंद करके नीति आयोग खुला है 1 जनवरी 2015 में। लेकिन उससे पहले जो प्लानिंग कमीशन थी ना, 1950 में खुली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, सारी प्लानिंग ये कर दी थी। और इनका जो मेन प्लान्स थे वो थे हमारे 5 ईयर प्लान्स। ये बनाते थे 5 ईयर प्लान, जैसे 1951 टू 56 बना है, फिर एक बना 56 टू 61 बना है। ऐसे इन्होंने बनाए हमारे 5 साल के प्लान। और ये सारे प्लान आपको पढ़ने की मॉड्यूल में मेंशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सारे प्लान इन्होंने बनाना शुरू कर दिए, थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी है। और जो लास्ट प्लान है इसका वो था 2012 से लेके 17 के बीच में, लेकिन ये 2014 में ही ख़त्म हो गया था। 2012 से 14 ही चला था, लेकिन 17 तक चलना था। ये बात सारी की गई है। इनका ये काम था, ये लोग प्लान्स बनाते थे ऐसे। वापिस रब कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको भी रब कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इन्होंने बनाए, देखो प्लानिंग कमीशन, इनका बेसिक काम था 5 ईयर प्लान, जो मतलब कि सारा इम्प्लीमेंटेशन बनाना, प्लान को कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको मॉनिटर करना, सब प्लानिंग कमीशन खुद करता था। तो 5 ईयर प्लान्स का कंट्रोल किसके पास था? प्लानिंग कमीशन के पास। इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट वुड हैव अथॉरिटी, सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये भी बात याद रखना। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी नेहरू के मॉडल में। नेहरू का मॉडल किस पे फोकस करता था? आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नेहरू का मॉडल था। नेहरूवियन मॉडल वाज ऑन इसके ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और प्लान मॉडर्नाइजेशन की बात की गई थी। मॉडर्नाइजेशन कैसे होगी? अगर हम इंडस्ट्री ज़्यादा लगाएंगे तो मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट क्या था? हमारे पास मॉडर्नाइजेशन आएगी, ये बात की गई थी। और इसके लिए 1948 में आई एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसके अंदर सिंपल सी बात की थी कि हाँ भाई, गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी। यही लिखा हुआ है, बस ये याद कर लो पेपर के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रेजोल्यूशन कब आया? 1948 के अंदर। एक्सपेंडेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये है। स्टेट मोनोपोली रहेगी स्ट्रैटेजिक एरियाज में, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी स्टेट का है, रेलवे स्टेट का है, न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट का है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्टेट का है, सब गवर्नमेंट का कंट्रोल है इसके ऊपर। प्राइवेट वालों को कोई कंट्रोल इतना नहीं दिया गया था, मतलब बोला गया था लेकिन दिया कुछ नहीं गया था, ठीक है। उसके साथ साथ अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो भी पब्लिक इंडस्ट्री करेगी, मैक्सिमम गवर्नमेंट से ही पूछ के करेगा, सब कुछ यही बात की थी 1948 के रेजोल्यूशन में। ये लिखा हुआ है कि 2 इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। नेहरू जी कहते थे सोशलिस्टिक सोसाइटी, सोशलिस्टिक जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज होगी, गवर्नमेंट बनेगी सब कुछ। गांधी जी कहते थे स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्री बनेगी और विलेज लेवल को अच्छा करना, ये याद रखना भाई। 48 के बाद 56 के अंदर देखो, जो पहला प्लान था ना हमारे देश का, लिखा नहीं है मॉड्यूल में ना, इंपॉर्टेंट है, बस ये कहानी एक जोड़ो। जो फर्स्ट प्लान था हमारे देश का, दैट फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन जो सेकंड प्लान आया, जो सेकंड प्लान जैसे स्टार्ट हुआ, दैट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 56 का जो प्लान है ना हमारा सेकंड, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसी के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 1956 में एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया। एक और रेजोल्यूशन इन्होंने बनाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, जिसके अंदर बात की गई कि फिर भाई वही बात है कि गवर्नमेंट का रोल है प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट को इतना
बोला गया था प्राइवेट का रोल भी होगा, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स को इतना इनकरेज नहीं किया जा रहा था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वर डिस्करेज एंड दिस हैड लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अब देखो प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता था। हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि इकोनॉमी को अगर पुश होना है, बूस्ट होना है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट उसको एक पुश देता है, फिर प्राइवेट सेक्टर शुरू कर लेता है अपना काम। इधर क्या किया जा रहा था, गवर्नमेंट इतना नीचे था ना, प्राइवेट सेक्टर का उस समय घुस सकता था ना अंदर, तब भी नहीं घुसने दे रहे थे उसको। प्राइवेट सेक्टर को बहुत पीछे रखा जा रहा था, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उनको काफ़ी डिस्करेज किया जा रहा था। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इंडिया फॉलोड उससे, उसके साथ साथ इंडिया के जो पॉलिसीज थी ना, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज थी ना, वो सब अंदरूनी थी, मतलब इंटरनल पॉलिसीज थी। इंडिया की पॉलिसीज को एक्सपोर्ट अलाउड नहीं था, इंपोर्ट अलाउड नहीं किया गया था, ओपन नहीं किया गया था। और जब इंपोर्ट शुरू हुए थोड़े बहुत इंडिया में, वो भी हमारे किस लिए हुए थे, इंपोर्ट स्टार्ट हुए वो भी हुए मशीन मंगाने के लिए, कैपिटल गुड्स बनाने के लिए, मशीन फॉर कैपिटल गुड्स। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्सपोर्ट्स इतने कर नहीं रही इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, इतना पैसा था नहीं, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बीओपी अकाउंट को काफ़ी नुकसान हो, वो डेफिसिट में पहुंचना शुरू हो गया, उसको नुकसान होना शुरू हो गया भाई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हाँ भाई उन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी को इतना टाइटन किया हुआ था और इतनी पॉलिसी ऐसी बनाई थी 1966 तक। उन्होंने देख रहे हमारा इतना बेड़ागर हो चुका, हमारा बीओपी का जो क्राइसिस है वो आ सकता है, उन्होंने इंपोर्ट भी बंद कर दी। उन्होंने बोला भाई इंपोर्ट भी नहीं होगा जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है ना, हद से ज़्यादा ज़रूरत है, तब तक इंपोर्ट नहीं होगा। ये भी उन्होंने कर लिया। 1966 तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पॉलिसीज चल रही थी इंडिया में। और जो एनुअल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, 1950 से 80 के अंदर जो ये जो बीच में 30 साल की बात की गई है ना, इंडिया का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो था, जिसको हम लोग हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं, इसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं, वॉज 3.5% ओनली। अगर आपको क्वेश्चन आए कि 1950 से 80 के बीच में एनुअल ग्रोथ रेट को क्या बोलते थे, आप बोलोगे सर हिंदू ग्रोथ रेट बोलते थे, एंड दैट वाज ओनली 3.5%। ये इंपॉर्टेंट है भाई एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। बच्चों इसको रीड करोगे बस, पाओ याद करना कहानी की तरह, तभी फायदा है। उसके साथ साथ जो फर्स्ट डेकेड है, मतलब कि 1950 से 60 के बीच में, ठीक है, 50 से 60 के बीच में एग्रीकल्चर के ऊपर काम हो रहा था, बट फोकस एग्रीकल्चर पे काम तो हो रहा था, लेकिन जो मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, तो कैपिटल गुड्स के ऊपर बात की थी, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। वो कहता था डैम बनाओ भाई, वो कहते थे भाई ये मशीनरी ले आओ भाई, वो कहते थे भाई ये बिल्डिंगें बनाओ भाई, वो ये बातें कर रहे थे। उसके साथ साथ पहला मेजर शिफ्ट कब हुआ, जब ये बोल रहा हूँ आपको, ये 1960s में, 1956 जो सेकेंड प्लान था ना, उसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर को जाने दिया दिमाग से, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फिर शिफ्ट करके। देखो ना, चाइना ने इसी चीज़ को बोला, चाइना ने इसी जगह पे ना एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की स्टार्टिंग में, उन्होंने सबको सेल्फ सफिशिएंट बना लिया, सबको एम्प्लॉयमेंट दे दी, सबको नॉलेज दे दी, उसके बाद उन्होंने किया। इंडिया वालों ने जकदम शिफ्ट कर दिया, जैसे ही शिफ्ट किया ये सब दिक्कतें शुरू हो गई, एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया गया। एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बातें की गई थी, एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूशनल मॉडल की बात की गई। जैसे कि उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये थोड़े रिफॉर्म कर दो, ये लैंड के थोड़े रिफॉर्म कर दो, कोऑपरेटिव बना लो, दोस्तियाँ वगैरह करा लो इनकी, ये सब कर लो। लेकिन जो मेजर एरियाज थे, जो टेक्नोक्रेटिक एरियाज थे हमारे, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की, वो खत्म हो गई। इरिगेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कुछ नहीं किया गया, तो एग्रीकल्चर इंडिया ने पीछे छोड़ दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इंडिया शिफ्ट कर गया। तो ये सक्सेसफुल थोड़ा सा हुआ, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी ना, वो ना के बराबर हुई। अगर इंडिया ने सोचो 6% बोला था ना कि एग्रीकल्चर करेगा, इंडिया 4% पे अटक रहा हुआ था, इंडिया नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव ही नहीं हो रही, इरिगेशन मिल नहीं रहा, ये सब भी आ गया। उसके साथ साथ ये सब तो हुआ, उसके साथ साथ 1966 और 67 में इंडिया में ड्राउट आया। अब इंडिया में क्या था, हमारे यहाँ पर मानसून के हिसाब से काम होता है, हमारे यहाँ पर फार्मर्स मानसून पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे डिपेंड करते हैं, आज भी ऐसा होता है। इरिगेशन इतनी अच्छा, काफ़ी गाँव में इरिगेशन फैसिलिटी इतनी बेटर नहीं है। उसके साथ ये सब तो चल ही रहा था, ड्राउट आ गया भाई, सूखा पड़ गया 2 साल, 66 एंड 67 में सूखा पड़ गया। जो एग्रीकल्चर था वो नेगेटिव ग्रोथ में पहुंच गया, नेगेटिव ग्रोथ होना शुरू हो गई एग्रीकल्चर की। इंडिया जो था वो उसके पास खाने को पैसे नहीं रहे, खाना ही नहीं रहा, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट से फूड एड मंगवाया PL 480 के अंडर।
आप ये पेपर में आ सकता है यूएस के साथ इंडिया ने क्या ट्रेड किया था, क्या प्रोजेक्ट था। आप बोलोगे PL480 के अंडर उन्होंने फूड इंपोर्ट किया था और बेसिकली ये वीट के लिए था, वीट के ऊपर बात की थी ये, ठीक है। चलो अब ये सब इंडिया ने फेस कर लिया ना, फिर इंडिया ने वापस बाउंस बैक करने का सोचा। इंडिया ने बोला अब हम बाउंस बैक करेंगे, तो इंडिया ने बोला कि उन्होंने पॉलिसीज बनाना शुरू की ताकि हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो जाए और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। और जो मेजर पॉलिसी थी ना, दैट वर अबाउट द वीट। मेजर पॉलिसी सारी वीट के ऊपर की गई थी और कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है, सब वीट के ऊपर था। उसके साथ साथ इंडिया में एक चीज आई जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। मटेरियलाइज्ड बाय इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग HYV सीड्स। HYV सीड्स कौन से सीड है? हाई यील्डिंग वैरायटी। वाटर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, सब्सिडी सब दिया गया ताकि यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो। और ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई 1960s में, जब इसके दो फेज आए थे बेसिकली। 60s में जब ये आया था ना, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, बिल्कुल थोड़ा सा यूपी हिस्सा इंक्लूड हुआ था, आंध्र प्रदेश में आए। और यहाँ पर ना वीट और राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हुई थी और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। और उसके बाद 1970s के अंदर एक और इसको लाया गया था। तो ये याद रखना आप लोग कि इसके अंदर बात की गई थी फूड को हराने के लिए, इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी को लाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई थी भाई। वाटर, फर्टिलाइजर, सब्सिडी सब कुछ दिया गया था, सक्सेसफुल था बड़ा ज़्यादा ये, ठीक है। टेक्निकल प्रोग्रेस थी इसके अंदर, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी जो प्रॉब्लम थी, जो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, वो भी सही हो गया। ये सब तो हो रहा था। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज लाई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ऊपर, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के ऊपर। सबसे बड़ा स्टेप, गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 बैंक्स। 20 बैंक थे जो इंडियन गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती थी, ठीक है ना, सारे वो कंट्रोल में थे। उसमें से 14 बैंक्स को 1969 के अंदर, 1969 में ये 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। उसके साथ साथ जो नेशनलाइजिंग थी, जो बाकी 6 बजे थे 1980 में, वो भी हो गया। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि 14 बैंक्स को, यार ये कलर मेरे को हिसाब से ना, मेरे कलर का इशू है, कलर थोड़ा सा ना मैं इसको ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। 14 बैंक्स को, आई गेस आपको दिख रहा है, नहीं यार ये कलर भी अच्छा नहीं है, थिकनेस कम करें, नहीं इसको कम करें, हाँ आई गेस अब काम करेगा ये, ओ यार हाँ। 14 बैंक्स को 1969 में नेशनलाइज किया गया एंड 6 बैंक्स जो बाकी बचे 1980 में, उनको भी नेशनलाइज किया गया। इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्क कर लो। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, अब जो इसका कंक्लूजन है 1980s तक, देखो 1980s तक ना इसकी कंक्लूजन ये है। 1980s के बाद अलग शिफ्ट आया था एक, और 1991 के बाद तो रिफॉर्म्स आ गए। तो 1980s में क्या हुआ, फर्स्ट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंडिया की बात की जाती है, सबसे वाहियात इंडिया रहा। क्यों रहा? द्राउट आए, दो द्राउट आपको बताया मैंने, 2 सूखे पड़े वो आए। वॉर लड़ी इंडिया ने, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, चाइना के साथ वॉर हुई, वो भी लड़ेगी, उसकी वजह से भी दिक्कत आई। उसके साथ साथ ये सब तो चल ही रहा था, ऑयल शॉक्स आना शुरू हो गए। ऑयल शॉक मतलब हम देश में ऑयल जो इंपोर्ट होता था ना, वो इंपोर्ट करते थे हम तेल को, तो वहाँ पर आपस में वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, वहाँ पर भी इशू आ गए, शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट था ना वो नेगेटिव चले गई थी, ये भी इशू हो गया। और इंडिया जो था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी नहीं घुसा हुआ था, उधर भी इंडिया को नुकसान हो रहा था। ये सब चल रहा था इंडिया में 1980s में, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ है, देखो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था, एक MRTP एक्ट को लाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 1969 में आया था ये, ठीक है। एम्ड एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज फर्म, जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी ना, उनको इन्होंने रेगुलेट करना शुरू कर दिया। उनके पास क्योंकि ज़्यादा पावर थी, वो ज़्यादा बड़ी बड़ी फर्म्स थी, उनके पास ज़्यादा मार्केट पावर थी, उनको इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि तुम लाइसेंस लोगे इनकी प्रोडक्शन करने पे, ये सब भी इन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने जो प्रोडक्ट्स थे काफ़ी ज़्यादा रिजर्व करना शुरू कर दिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, ये जो है ना MRTP के अंडर आने वाले ये नहीं बनाएंगे। यहाँ पर भी नुकसान हुआ कि हाँ भाई 1967 में आई थी, स्मॉल स्केल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो रिजर्व कर लिए गए थे। ऑलराइट, ये रिजर्व यही सोच के किया गया था कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगी, लेबर इंटेंसिव काम होगा, बट इसका ना उल्टा ही हो गया। ये थोड़ा परेशानी दे गया था इनको कि हाँ भाई
जो ये जिन्होंने सोचा था ना वैसा हुआ नहीं प्रॉपरली। और ये जो बड़े बड़े हाउसेज वाले थे ना, जो पॉलिसी मेकर्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना बड़े बड़े, ये बोलते हैं यार ये चीज़ का फायदा की जगह नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इस चीज़ का जो रजीम की वजह से प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है, कंट्रोल और रेगुलेशन जो है ये आपने जितना लगाया ना, इसकी वजह से इतना फ़ायदा तो दिखा नहीं हमको भाई साहब, आपने सब कुछ तो कर लिया लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, ये भी बात की गई। ठीक है, आपको बताया था। इसके बाद आए थे हमारे रिफॉर्म्स, लेकिन उससे पहले ये याद रखना, देखो रिफॉर्म्स दो किस्म से हैं। एक है हमारे ऑफिशियली जो हम बोलते हैं ना 1991 में जो ऑफिशियल रिफॉर्म्स आए, लेकिन उससे पहले भी ना 1980s में, मिडल 1980s 1985 बेसिकली, यहाँ पर ना 5-4 साल में ना इन्होंने ना थोड़े से ना रिफॉर्म्स लगा देख लिए करके, लेकिन ये अनऑफिशियल रिफॉर्म्स हैं। इसको मतलब कि पब्लिसाइज नहीं किया गया था, काफ़ी पब्लिक में नहीं आए थे, ये थोड़े से हमारे अनऑफिशियल है, इसलिए इनको हम जो बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग अर्ली लिबरलाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ, ये भी हम इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। 1980s में जो अर्ली लिबरलाइजेशन हुई थी उसमें हम उनको बोलते हैं रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ, जिसको हम लोग पब्लिसाइज नहीं कर पाए, जो बाहर में इसका ढिंढोरा नहीं पीटा था, ये सिर्फ हुए थे। ठीक है, तो इसके अंदर भी ना थोड़ा फायदा हो गया था। फायदा क्या हो, देखो ना ये सब कुछ जो कर रहे हैं, नेशनलाइजेशन बैंक की हो रही है, थोड़ा हमारी जो पॉलिसीज ना ट्रेड की, कि हाँ भाई हम लोग इनवर्ड लुकिंग जो पॉलिसीज बना रहे थे कि हाँ भाई हमारे देश को देखें, इस समय थोड़ा एक्सपोर्ट चैनल्स को खोला गया था, इंपोर्ट सब्सिडीज़ को कम किया गया था, ताकि हम बाहर के देश के साथ भी ट्रेड कर सकें, ये सब होना शुरू हो गया था, ये सब भी हो रहा था। ये देखो अर्ली लिबरलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, 1981 से 89 के टाइम पे चेंजिंग द इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग इनवर्ड थे ना अब हम लोग आउटवर्ड को फॉलो करने लगेंगे, इनवर्ड को आउटवर्ड में बदला, कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी इंडिया है उसको हम लोग ओपन इकोनॉमी करेंगे, शिफ्टेड टू ओपन। ऑलराइट, ये चीज की बात की थी। इसको हम बोलते हैं रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ टू डिनोट्स इट्स एडहॉक। एडहॉक का होता है कि जब हम बोलते हैं ना कभी कभी एडहॉक बेसिस में लगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में इन्फॉर्म इतना नहीं किया जाता, उसके साथ पब्लिसाइज भी इतना किया गया था। दिस वाज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। ठीक है, इसके अंदर बाहर कंट्रोल वगैरह थे, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज नहीं था। तो इसके अंदर बस ये बात की थी कि इसके अंदर फायदे थोड़े हो गए थे, हम लोगों को फायदे दिखे थे। तो इसके अंदर किसके ऊपर बात की गई थी, मेनली जो 1980s में जो रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ हुए थे, वो उनका मेन फोकस एरिया था ये इंडस्ट्री, ट्रेड एंड टैक्सेशन। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क कर लो। 1980s के स्टेल्थ बाय रिफॉर्म्स जो थे हमारे, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड टैक्सेशन जो था हमारा मेन फोकस एरियाज थे। आ जाओ भाई रिफॉर्म्स पे। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी हुआ देख लो, अभी इसको भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए उस समय, एमसीक्यू मार्क करना शुरू करो भाई क्या क्या थे। 1985 में डी लाइसेंसिंग हुई 25 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज की। एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट, कि कितने इंडस्ट्रीज को किया था, कौन से साल में किया था। दूसरा, ब्रॉड बैंडिंग का एक कंसेप्ट था। देखो पहले क्या होता था, जो इंडस्ट्रीज थी ना हमारे देश की, बड़ी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज, जब भी उनको कुछ भी इतना सा काम थोड़ा एक्सपैंड करना है, थोड़ा कंट्रोल करना है, या उनको समझ लो नई ब्रांच खोल, इनको हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। जब ये चीज़ आई, ब्रॉड बैंडिंग आई ना, इसके अंदर ये हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ी इंडस्ट्री है जो ना गाड़ी बनाती है, उसने अपने अचानक से लाइन चेंज कर ली, वो ना ट्रक भी बना सकती है, अब उसके लिए उसको परमिशन नहीं चाहिए, वो बस कर लेगा, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। हम ट्रक भी बना रहे हैं, वो गाड़ी भी बना रहे हैं, दोनों चीज़ें वो कर रही है, ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कम होना शुरू हो जाए। इस वजह से ब्रॉड बैंडिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था, द फर्म्स इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वर अलाउड टू चेंज देयर प्रोडक्ट मिक्स इन देयर एक्सिस्टिंग विद इन देयर एक्सिस्टिंग कैपेसिटी, ये चीज़ वो कर सकते थे। एमआरटीपी की एसेट लिमिट, जो मैंने बताया था, एमआरटीपी पे ऊपर इन्होंने जो हमारी मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट हमारा है, ये वाला, ये लिखा हुआ मैंने, मोनोपोलीज ट्रेड एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इस एक्ट के अंदर क्या था, पहले इन्होंने बोला था कि 20 करोड़ के ऊपर जो इंडस्ट्री है ना, उस पर ये लगा दो लिमिट एसेट के ऊपर। इन्होंने इसको बढ़ा के 100 करोड़ किया, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, वो भी घुसी भाई प्रोडक्शन लाइन में, ये भी हुआ। उसके साथ साथ जो मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटीज थी, अब देखो ना, उस समय क्या होता था, समझ लो मैंने लकड़ी लाई, मेरे पे टैक्स लगा, मैंने लकड़ी से वुड बनाया, वुड को आगे मैंने उससे वुड से लकड़ी से मैंने टेबल बनाया, और टेबल पे टैक्स लगा, आगे गया और टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स लगी जा रहा था। इसी को हटाया और इसके ऊपर ये ले आए मॉड वैट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, जिसके अंदर एक बारी टैक्स देना पड़ता है। भाई ये जो टैक्स का ये इश्यूज आ रहे हैं ना, इसको हटाओ,
इस वजह से भी है। सेबी बना भाई, व्हाट इज सेबी? सेबी स्टैट्यूटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, जिसके ऊपर सारा हम बॉन्ड शेयर की बातें करते हैं ना अभी, इसके ऊपर बात करते हैं, यही कंट्रोल करती है उसको, यही मार्केट कंट्रोल करती है उसकी। इसको खोला गया भाई, इसको खोला गया, कब खोला इसको भाई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सेबी को कब खोला गया हमारा, अप्रैल 12 1988 थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी चीज हो गई। उसके साथ साथ ओजीएल ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट को भी एक्सपैंड किया गया, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स थे ना उसको एक्सपैंड किया गया एक्सपोर्ट के लिए, पहले बहुत कम थे, अब के टाइम पे तो मैं कह रहा हूँ 1329 हो गए थे 1929 तक, जिनको इंडिया थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकती है। इंसेंटिव्स दिए गए एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट करो। उसके साथ साथ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स होते, सीमेंट और एल्यूमिनियम पे, सीमेंट और एल्यूमिनियम पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, उनको अबॉलिश किया गया भाई, उनको बोला ख़त्म करो, ये भी एक चीज़ हुई। ठीक है, एक्सचेंज रेट को जो है वो रियलिस्टिक वैल्यू पे लेके आए, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, डॉलर में आएगा, युआन में आएगा, ठीक है, पाउंड यूरो में आएगा, पाउंड में आएगा, तो उसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स हमारा एक्सपैंड करे, वो भी था। रुपी को डेप्रिशिएट किया गया भाई 30%। हाउ मच रुपी वॉज डेप्रिशिएटेड फ्रॉम इतने 85 से 90 के बीच, जब ये अर्ली लिबरलाइजेशन हो रही थी, 30% किया गया रुपी को डेप्रिशिएट, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ये भी चीज़ थी। और 1986 के बजट के अंदर और टैक्सेस को कट करने की बात की गई और लिबरलाइजेशन करने की बात की गई, ये भी चीज़ें होना शुरू हो गई। ठीक है, अब सर प्रॉब्लम्स क्या थी उस समय जो इश्यूज थे, ये सब इतना कर रहे थे, उस समय इश्यूज क्या थे सर, परफॉर्मेंस को हिंडर क्या किया जा रहा था। आगे बुक के अंदर इस चीज़ को ना एक पैराग्राफ्स में दिया हुआ है, उसी चीज़ को मैंने थोड़ा तोड़ तोड़ के लाया हूँ। सबसे पहले क्या था, स्ट्रक्चरल इनएडुकेसीज थी, ऑब्वियसली बात है, इंफ्रा का इशू था, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स को नहीं अलाउ किया जाता था इतना, उनको नहीं इतना खोला जाता था कि भाई उनको बोलते तुम पीछे रहो। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को ना देखो, पब्लिक सेक्टर जो था सारा कंट्रोल के पास था, उनमें इनएफिशिएंसी थी, वो लॉस भी करते थे, वो वेस्ट करते थे एक्टिव रिसोर्सेज को, ये सब भी वो हो रहा था उनके अंदर। क्योंकि क्यों हो रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ब्यूरोक्रेसी प्रोसीजर्स थे हमारे यहाँ पर जो थे, करप्शन थी, ये सब इशू आ रहा था। ठीक है, उसके साथ एमआरटीपी की रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस थी, एमआरटीपी एक्ट की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो भी था। इंपोर्ट कंट्रोल से टैरिफ्स की वजह से वो भी था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया गया था, ये भी इश्यूज थे। लेकिन 1980s के जो रिफॉर्म्स थे, ये क्या कंक्लूजन क्या निकलती है सर इसकी, आई वांट टू कंक्लूड दिस कि हाँ भाई जो 1980s के थे ना ये रिफॉर्म्स है, इन्होंने देखा कि भाई इससे थोड़ा फायदा तो हुआ हमें ये रिफॉर्म करके, हमको हमारे देश को थोड़ा फायदा तो हुआ है, हमने थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा हमने कंट्रोल मार्केट को भी दिया ना, उन्हें हमें थोड़ा बेटर पोजीशन पे ले आए। कितने क्राइसिस चल रहे थे इंडिया में, वो थोड़ा बेटर पोजीशन में हमको ले आए रिफॉर्म्स वाले। अब वो सब लेके तो आ गए, लेकिन क्या उसका नुकसान क्या था, क्योंकि ये पब्लिसाइज नहीं किए गए थे बच्चों, देवर स्टेल्थ, लुका छुपी वाले रिफॉर्म्स थे, लुका छुपी करके रिफॉर्म्स किए गए थे, चोरी चोरी चुपके चुपके खेला गया था, इधर इधर ये नहीं किया गया था इसको पब्लिसाइज करो, नेचर को इसके छुपा के करेंगे। फिर आए सर 1991 के रिफॉर्म्स, जिसके लिए एक ओवरव्यू वापस बनता है, कहानी सुनो। 1991 के रिफॉर्म्स क्यों लाए गए देश के अंदर, इस जगह जो बेसिक रिफॉर्म्स, इसको हम बोलते हैं एलपीजी, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। शायद आपको पता होगा यार, ये प्राइवेटाइजेशन स्कूल में तो यही पढ़े हैं हम लोग, 10th तक तो यही था। ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता है, यूपीएससी स्टेट एग्जाम उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ता है ना, ये रिफॉर्म्स कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा देश बहुत बदला है, इसकी वजह से हमारे देश में बेटरमेंट आई है। तो हम इस पे थे कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1991 में आए, इनको हम ये तो बोलते हैं, इसके अंदर जो मेन फोकस था वो पता क्या था, लिबरलाइज करना है ट्रेड को, थोड़ा थोड़ा आसान करनी है चीज़ें, प्रोसीजर ईजी करने हैं। मेन फोकस था गवर्नमेंट का रोल खत्म करो, मार्केट प्राइवेट का रोल बढ़ाओ, इन पर फोकस किया गया था ज़्यादा, ये मेन था हमारा इसके ऊपर, मेन फोकस एरिया वाज दिस, ये याद रख लो पहली बात। अब दूसरी चीज़, सर ये ऐसा अचानक से क्यों किया गया, ऐसा क्या नीड पड़ गई हमारे देश को, हमारे देश को क्या रीज़न पड़ गया कि हम लोग अचानक से ऐसे कर गए। आ जाओ भाई, जूम करेंगे वापस, आ जाओ जूम पे आ जाओ। चलो देखो बच्चों, पहली चीज़ गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतने नहीं हो रहे थे ना हमारे, फॉरेक्स नहीं था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई था, तो इसका मतलब वो लोग क्या करते, लोन्स
बोरिंग्स ले रहे थे, पब्लिक की यूज कर रहे थे या नए नोट छाप रहे थे आरबीआई से, ये भी चल रहा था। इवन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया हमारे यहाँ पर देश में। क्यों? हमारे यहाँ का ये जो मेन रीजन है ना, यही है, ये हमारे देश में 2 वीक्स का इंपोर्ट कवर बचा था। 2 वीक्स का सिर्फ इंपोर्ट कवर बचा था हमारे देश में। हमारे देश में हम लोग सिर्फ 2 हफ्ते तक इंपोर्ट मंगा सकते थे, हमारे रिजर्व खाली हो चुके थे। आइडियल सिचुएशन मानी जाती है 7 वीक्स का इंपोर्ट का कवर होना चाहिए, हमारे देश में 2 वीक्स था। दिस वाज एन इमरजेंसी एंड दिस वाज द मेन रीजन, ये याद रखना, मेन रीजन ये है। उसके साथ साथ गल्फ वॉर शुरू हो गई। गल्फ वॉर मतलब कि हमारे गल्फ कंट्रीज के बीच में, जो हमारी 5-6 गल्फ कंट्रीज हैं उनके बीच में वॉर आ गई ऑयल के लिए। तो हमारे यहाँ पर ऑयल नहीं आ पा रहा था, वो भी चल गया था, उसकी वजह से बुरा इशू आ गया। ये रीजंस हैं कुछ। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली बात है ये सब तो चल रहा होगा, फिस्कल डेफिसिट भी काफी हाई था। अब इंडिया को नुकसान ये था, इंडिया को कोई लोन ही नहीं दे रहा था। इंडिया का सबको पता है, इंडिया क्राइसिस में इंडिया को कोई पैसा उधार नहीं दे रहा, ना कोई इंस्टीट्यूशन दे रहा था, ना कोई दे रहा था। और जो इंस्टीट्यूशन बचे थे, जो मेजर इंस्टीट्यूशन जो हमारे बचे थे, वो थे हमारे, जस्ट अ सेकंड, वो थे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, 1944 एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। ये जो दोनों थे ना, इन्होंने बोला भाई हम तेरे को लोन तो दे देंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है वो तू फुलफिल करेगा तभी होगा, क्योंकि तूने हमसे काफ़ी लोन लिया हुआ है, लेकिन तू हमारी कंडीशन फुलफिल कर, फिर हम तेरे को लोन देंगे। और वो कंडीशंस थी, वो यही था कि प्राइवेट या मार्केट फोर्सेस को अलाउ करो भाई अपने देश में, गवर्नमेंट रोल का कम करो, गवर्नमेंट रोल कम कर तू भाई, देश को ओपन इकोनॉमी बना, उधर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करवा, बाकी देश से उसको इंटरेक्ट करवा, जरूरी है तेरे लिए, नहीं तो हम तेरे को नहीं देंगे लोन। और उस समय इंडिया ने $7 बिलियन लोन लिया था इनसे, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से, ये लोन लिया था हम लोगों ने उनसे। ये इसका ओवरव्यू है कि यहाँ पे क्यों लिया, क्यों ये सब हुआ था सर, ठीक है। इसको मैं वापिस, अब क्या हो गया इसको, हाँ चलो भाई आ जाओ रिफॉर्म्स पे। मज़ा आता है यार ऐसे ना जूम इन करके, क्योंकि ये जो लिखा है ना, जब तक आपको एक बार कहानी दिमाग में बैठ गई ना आपके बच्चों, इकोनॉमिक्स, ये वाली कहानी आपके दिमाग में बैठ गई, इकोनॉमिक्स कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो नाउ विल स्टार्ट। क्या था, देखो ये जो रिफॉर्म्स हुए थे उस समय, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे नरसिम्हा राव। यार थिकनेस कहाँ से हो गया इसको, ये बड़ा इशू होता है कभी कभी इसको। नरसिम्हा राव, ये थे प्राइम मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, ये इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, ये याद रख लो। आउटसाइड मॉड्यूल तो कोई क्वेश्चन आता नहीं, बट ये याद कर लो, ठीक है। तो कॉजेज क्या थे, कॉजेज मैंने आपको अभी बताया, इसके कॉजेज क्या हैं, व्हाट वर द कॉजेज, मेजर कॉजेज क्या क्या थे हमारे, ड्रास्टिक चेंजेस क्या थे। फॉरेक्स रिजर्व हमारे लोएस्ट लेवल पे थे, और हमारे पास 2 वीक्स का इंपोर्ट कवर था, ओनली 2 वीक्स का यही कवर हुआ था। गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा था, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, रेवेन्यू कम था। फिजिकल डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो गया था, ये भी लिखा हुआ है। ह्यूज डेफिसिट थे, जो हम लोग लोन ले रहे थे या नए नोट छाप के कर रहे थे। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्योंकि गल्फ वॉर चल रहा था। गल्फ कंट्रीज कौन सी हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान, इनके बीच में सारा तेल का चक्कर चल रहा था। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे यहाँ पर, ये भी इशू आ गया था। और इंडिया को आईएमएफ से अगर लोन लेना था तो उन्होंने बोला भाई तो थोड़े पॉलिसी मेजर्स कर, ये भी इशू आ गया। उसके साथ साथ फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन थी हमारे यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी वजह से हम बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो गया था हमारे यहाँ पर। बिलीव नहीं होता पॉलिटिकल सिचुएशन को कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो 1991 में इसी चीज़ का किया गया कि उन्होंने, जो वर्ल्ड बैंक और हमारे आईएमएफ ने कंडीशन दी, इंडिया ने उसको माना गया। उन्होंने बोला ठीक है भैया हम करेंगे, हमको लोन अभी चाहिए। इंडिया जो सोशलिस्ट मॉडल था, जिसमें स्टेट का सबसे ज़्यादा रोल था, उसको हम लोग शिफ्ट किया उन लोगों ने। 1991 मेड अ पैराडिगम शिफ्ट, मतलब कि पूरा ही एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी, हालात बदल दिए, वो वाली बात है ये, ठीक है ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, वैसा ही चल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने वक्त बदल दिया भाई सबका। उन्होंने गवर्नमेंट का रोल कम किया, स्टेट का रोल कम किया, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया, आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज लाई, ठीक है। क्यों? अब देखो इसका एक और रीज़न था, यूएसएसआर सोशलिस्ट मॉडल था, चाइना वॉज अ सोशलिस्ट मॉडल। यूएसएसआर में प्रॉब्लम्स आई, वो सोवियत यूनियन था पहले, जिसको हम बोलते थे, अब वो रशिया है, वो एक इशू आया। इन्होंने देखा कि वो टूट गया।
दूसरा देखा उन्होंने चाइना ने भी सक्सेसफुल तभी हुआ जब उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए, इस वजह से। तो चाइना और यूएसएसआर का एग्जांपल उन्होंने देख के उन्होंने आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज मतलब एक्सपोर्ट शुरू करना चाहिए। उसके साथ साथ इकोनॉमी टुवर्ड ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन एंड एक्सटर्नल ओपननेस, दिस वर द मेन रीजंस। ये आ गया, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब मार्केट का कंट्रोल ज़्यादा है, और एक्सटर्नल ओपननेस मतलब कि हम लोग ट्रेड ज़्यादा करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या थे? रीओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम सेंट्रली डायरेक्टेड टू मार्केट फ्रेंडली, एक ये। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, कि हम लोगों को फिजिकल डेफिसिट अपना कम करना है। ये दो बातें मेन थी, फिजिकल डेफिसिट कम करना, उसके साथ साथ सेंट्रली जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को पीछे करना, ठीक है। सर दो चीज़ें फॉलो की गई थी, दो पॉलिसीज़ को फॉलो किया गया था, डुअल अप्रोच पॉलिसीज़ थी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ले बता रहा हूँ भाई, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, वापस मार्क करके देता हूँ। डुअल अप्रोच पॉलिसीज़ फॉलो की गई थी। डुअल अप्रोच क्या थे? एक थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्टेबलाइजेशन, एंड दूसरे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे ना, वो शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करते थे, ताकि हमारा करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट और हमारा जो अभी की फिजिकल डेफिसिट उसको ठीक कर ले हम लोग। अभी की बात करें शॉर्ट टर्म में, जैसे मर्जी इसको ठीक करें, लोन आ गया ठीक कर लिया। दूसरा स्ट्रक्चरल, जिसको हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स बोलते हैं, जिसके अंदर ये बात की गई थी हमको अपने देश को, जो हमारा देश है ना, उसमें प्रोडक्टिविटी, जैसे कि हम अच्छी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज अच्छी लाएं, हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ एरियाज, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो ये स्ट्रक्चरल थे कि हमने अपने देश का स्ट्रक्चर बदलना है, अच्छी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन अच्छे लाने हैं, ट्रेड पॉलिसीज अच्छी लानी है, यूनियन पॉलिसीज अच्छी लानी है, एम्प्लॉय बेनिफिट पॉलिसीज अच्छी लानी है, वो सबकी बात की गई थी। जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है ना, इसी को हम लोग डिवाइड करके अब पढ़ेंगे कौन कौन से हुए थे। सबसे पहले फिजिकल रिफॉर्म्स की बात की गई थी। फिजिकल रिफॉर्म्स मतलब कि हमको अपना देश का फिजिकल डेफिसिट कम करना है जैसे मर्जी। उसके लिए क्या क्या रीजन दिए गए थे देखो। पहला था ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर की बात की गई थी, इंपॉर्टेंट, याद कर लो, 5 थे ये। पहला फिजिकल रिफॉर्म, टैक्स स्ट्रक्चर अपना अच्छा करना हम लोगों ने। दूसरा टैक्स कंप्लायंस, इजी टैक्स वे में, इजी रूल्स एंड रेगुलेशन, लगे लोग ज़्यादा टैक्स भरे। तीसरा कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि कम करना है एक्सपेंडिचर, लेस करो भाई, खर्चा कम करो। देखो दो तरीके हैं सरकार के पास हमारा करने के लिए, अब रेवेन्यू बढ़ाना, टैक्स बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर कम कर लो। गवर्नमेंट ने टैक्स तो बढ़ा नहीं सकता, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तीसरा सब्सिडीज कम करो, और जहां पर हम लोग फालतू की सब्सिडीज दे रहे हैं उसको हटाओ, एक ये बात की गई। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, दैट वाज अ वेरी मेजर इशू। डिसइन्वेस्टमेंट की पब्लिक कंपनी, हम कहते हैं ना कि ये पब्लिक कंपनी को हमने डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेट को बेच दिया, वो चीज़ है ये। और प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, ये सब बात की गई थी फिजिकल रिफॉर्म्स में। और इसके लिए अब देखो, गवर्नमेंट डेफिसिट दो तरीके से पूरा कर सकती है भाई, दो तरीके से। रेवेन्यू इंक्रीज करने के दो तरीके गवर्नमेंट, यार या वो टैक्स वगैरह से कर ले, एक्सपेंडिचर कम कर ले, या वो आरबीआई को बोले कि भाई न्यू नोट नए नोट बना भाई तू, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग। या आरबीआई को बोलते हैं भाई डेफिसिट फाइनेंसिंग कर, नए नोट छाप, हमको पैसे दे दे। यही चीज के लिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग ना हो, गवर्नमेंट और आरबीआई की हिस्टोरिकल, आरबीआई एंड गवर्नमेंट का एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हो, जिसके अंदर बोला गया डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होगी, हम लोग जो डेफिसिट है उसको एक फेस्ड मैनर में जीरो करेंगे, नील करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल फाइनेंशियल डेफिसिट को कम करने के लिए मनी क्रिएशन नहीं करेंगे। एग्रीमेंट में सितंबर 1994 में आरबीआई एंड गवर्नमेंट सितंबर 1994 में आए कि हम फिजिकल डेफिसिट को कम करेंगे फेस्ड मैनर में, और उसको जीरो ले आएंगे 1997 से 98 के अंदर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है पेपर में, आरबीआई और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है। कौन से साल हुआ? 1994 में। कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म आया बच्चों। कैपिटल मार्केट में क्या आया? जो सेबी था, जो हमने बोला था 1988 में बना है, उसको 1992 में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया, जिसको हम बोलते हैं ना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई गेस मैंने उससे पहले स्टैट्यूटरी लिख दिया था ना आपको, सॉरी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जो है ना, उसको हम लोग 1992 में इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया कि भाई तेरे पास बड़ा कंट्रोल है अब, ये अब हमारा मनी मार्केट को ये संभालता है, कैपिटल मार्केट को मेनली ये संभालता है, जो हमारे बॉन्ड शेयर वगैरह ना, वो इसके अंडर है, आरबीआई का रोल नहीं है उसमें, ये भी चीज़ आ गई, ठीक है। उसके साथ साथ मॉनेटरी रिफॉर्म्स किए गए। अब मॉनेटरी रिफॉर्म्स कौन से सर? मॉनेटरी रिफॉर्म्स ये थे, देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को
कम किया गया, लिबरलाइज किया गया ये चीज़। आरबीआई का कंट्रोल कम किया गया, जो आरबीआई जो पहले इसका आरबीआई का कंट्रोल था ना, आरबीआई को हम फैसिलिटेटर बोलते हैं अब, ये भी किया गया कि आरबीआई जो है ना उसका रोल सिर्फ फैसिलिटेट करने का है, उसका इतना बड़ा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो चीज़ भी कही गई। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के बैंक खोलने की बात की गई कि आप प्राइवेट सेक्टर में नए नए बैंक खोलो, कंपटीशन इंड्यूस हो, ब्रांचेस खोलो, कोई परमिशन नहीं लेनी, आप करो, ये सब भी बात की गई। एसएलआर और सीआरआर को रिड्यूस करने की बात की गई, और ये बात की गई थी नरसिम्हा राव कमेटी की रिपोर्ट थी 1991 में। उन्होंने 2 रिकमेंडेशन दी थी, एक एसएलआर और सीआरआर की बात की थी, दूसरी उन्होंने बात की थी कि हम लोग जो ऐसे ऐसे एसेट क्लासिफिकेशन करें, डिस्क्लोज करें ऐसी इनकम बैंक वाले कि वो अपनी फेयर पोजीशन बता पाए बैंक हमको, वो हमको झूठी पोजीशन नहीं बता पाए, ये भी नरसिम्हा राव ने दिया है, ये भी नरसिम्हा राव कमेटी रिपोर्ट ने दिया 1991 में। उसके साथ साथ लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांचेस, कि उनको ओपन रीलोकेट करो, सब आप कर सकते हो, परमिशन लेने के लिए मत आओ, ये सब फीस। उसके साथ साथ बात की गई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 48 में बात की, जो मॉड्यूल में मेंशन है, देखो जो मॉड्यूल में मेंशन है उसकी बात कर रहा हूँ। 48, 56 में एक आई, अब 91 में एक और आई। 91 में जो आई थी वो आई थी 24 जुलाई 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इन्होंने हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को काफ़ी अच्छा बूस्टअप दिया था। कैसे? इन्होंने लाइसेंस राज को ख़त्म किया। पहले क्या होता है, लाइसेंस लोगे तभी करोगे, गवर्नमेंट से लाइसेंस लो करो, गवर्नमेंट से लाइसेंस लो ये काम करो। इन्होंने लाइसेंस राज को ख़त्म किया, ठीक है, जो लाइसेंस राज था उसको ख़त्म किया। अब जो हुआ, पहले जो 18 इंडस्ट्रीज थी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, क्योंकि सेफ्टी रीजन, हजार्डियस रीजन, केमिकल रीजन या इन्वायरमेंटल रीजन की वजह से गवर्नमेंट के अंडर जो इंडस्ट्रीज थी उनको रिड्यूस किया गया। उस चीज़ को 18 से ये लोग लेके आए 5 पे लेके आए ये लोग। अब के टाइम पे मैं बात करूं आपसे, अब के टाइम पे सिर्फ 2 इंडस्ट्री रिजर्व होती हैं। 2 इंडस्ट्रीज कौन सी है? रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। सिर्फ इनके सिवाय प्राइवेट सेक्टर हर जगह घुस सकता है। रेलवे में अभी प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, और हो सकता है नियर फ्यूचर आ भी जाए, लेकिन एटॉमिक एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर नहीं घुसा अभी तक, ये चीज़ है। दूसरा, एमआरटीपी एक्ट की बात की, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया, उसके अंदर काफ़ी चीज़ों को ख़त्म किया गया। ख़त्म करके देखो, अब तो एमआरटीपी एक्ट चलता भी नहीं है, अब तो 2002 में कंपटीशन एक्ट आ गया हुआ है, तो लेकिन मॉड्यूल में तो यही बताया गया, तो हम लोग इसको करेंगे। तो एमआरटीपी एक्ट में थोड़ी छेड़फेड़ की इन्होंने, एमआरटीपी एक्ट को थोड़ा बेटर किया, ठीक है। उसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे उसको डी रिजर्व किया, बोला भाई तू थोड़ा सा इसको थोड़ा रिजर्वेशन कम करो, घुसने दो प्राइवेट वालों को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया, इंपॉर्टेंट। जो एफडीआई पहले 51% थी ना, फॉर एफडीआई जो हमको है ना कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक अप्रूवल इंट्रोड्यूस हुआ, 51% का जो पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। 51% हम लोग एफडीआई कर सकते हैं। एफडीआई क्या होता है? जो हम लोग 10% से ज़्यादा बाहर से पैसा आता है उसको, जो यहाँ पर रियल गुड्स में इन्वेस्ट करता है उसकी बात करता है, ठीक है। और सिर्फ 4 जगह प्रोहिबिट है, रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस एंड बेटिंग बिजनेस और गैम्बलिंग में, यहाँ नहीं कर सकते। जो टैरिफ रेट था जो 355% था पहले, 355% मतलब जो कोई चीज़ 100 रुपये की है उस पर 355 रुपीज़ का टैक्स लग रहा था पहले, उसको रिड्यूस कर रहे थे, उसको कम किया, इजी इसको कम करते करते अब के टाइम पे 10% के आसपास ही चीज़ों पे नहीं लगता, और अभी बस 100% किस पे है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में थोड़ा 100% है। ये भी 2021-22 का उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। रुपी को 18% डॉलर से डिवैल्यूएट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस राज पहले 18 थी, फिर 5 हुई, अब के टाइम पे 2 हैं, कौन सी? रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। एमआरटीपी एक्ट की बात की गई मैंने। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई 51% ऑटोमेटिक रूट से, ये बात कर ली मैंने। 5 इसके ये बता दिए, 4 सेक्टर जहाँ नहीं अलाउड है। उसके साथ साथ 355 ये खत्म किया। लास्टली रुपी डिवैल्यूएट हुआ 18% से, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो। उसके साथ साथ एक्सटर्नल ट्रेड को लिबरलाइज किया, जो पहले पॉजिटिव लिस्ट थी, मतलब कि हम लोग पॉजिटिव लिस्ट का होती थी कि हाँ भाई आया काट दो, आया नहीं देना, आया नहीं देना, आया नहीं देना, उसको हमने नेगेटिव लिस्ट में बदला कि हाँ भाई आने दो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने दो, ये भी चीज़ हो गई। उसके साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिसइन्वेस्टमेंट भी हुई, ये भी बात की गई। लास्टली जो 5वें के नंबर पे है वो है ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म्स के हैं सर। ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या वो तो आपको बता दिया मैंने। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाई कि हाँ भाई इतना इंपोर्ट कर सकते हो, जो कोटा वगैरह है उसको खत्म करो।
ये खराबी के लिए बंद कर दो, ठीक है। आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजीम था, पहले इंडिया क्या करता था, इनवर्ड ओरिएंटेड था, अब बाद में आ गया आउटवर्ड ओरिएंटेड के ऊपर बात करना शुरू हो गया इंडिया, ये भी आ गया। उसके साथ इन्होंने बोला लाइसेंसिंग को हटाओ भाई, इंपोर्ट से काफ़ी लाइसेंस लेने पड़ते हैं, ये भी किया। इंसेंटिव दिए भाई, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करना जरूरी है, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। 1991 तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोट, ये पढ़ा था ना। 1991 तक रिफॉर्म्स जब तक आए नहीं, इंडिया फिक्स्ड पे चलता था भाई। फिक्स्ड कौन सा था, सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, याद आया। 1992 में गवर्नमेंट ने बोला ठीक है डुअल एक्सचेंज रेट बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग मैनेज की बात की। 1992 में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों करेंगे, मैनेज ये आ गया, मैनेज रेट की बात की। लेकिन 1993 में हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलता, अब चलता है फ्लोटिंग, ठीक है। ये वाली बात की गई है, मतलब अब तो मतलब मैनेज फ्लोटिंग ही है बेसिकली, गवर्नमेंट और प्राइवेट का दोनों का कंट्रोल है। लेकिन हमारे यहाँ पर बेसिकली ये लिखा हुआ मैंने कि 1993 ऑनवर्ड इंडिया हैज फॉलोड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट है, कर लो भैया। देखो 1991 में दिखाया था ना मैंने आपको, गवर्नमेंट ने डिवैल्यू किया था, 18 से 19% तक किया था, ये भी याद रखना कि डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन जो भी, देखो डेप्रिसिएशन नहीं हुई है, डिवैल्यूएशन हुई है, मेरे मुंह से डेप्रिसिएशन निकल रहा है, डिवैल्यूएशन हुई है। गवर्नमेंट ने डेलीब्रेटली, याद है डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डेलीब्रेट करना, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्स करती है, डिवैल्यूएशन होता है जब गवर्नमेंट डेलीब्रेटली करती है, डेलीब्रेटली किया गया, ये बात सारी है। इसके साथ बेनिफिट्स क्या क्या हुए हमारे, बेनिफिट्स क्या क्या हुए बच्चों, सुनो ध्यान से। बेनिफिट्स क्या हुए 1991 रिफॉर्म्स के, ग्लोबल इकोनॉमी बनी इंडिया, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनी इंडिया, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट अप मिला, ये भी हुआ। टेलीकम्युनिकेशन वगैरह हमारे सेक्टर से, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, कॉम्पिटिटिवनेस आई हमारे यहाँ पर, ये बड़ा अच्छा हो गया। स्टेबल एफडीआई इनफ्लो हो गए, एफडीआई एफपीआई दोनों चल रहे थे ना, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, ये भी बात आ गई। फॉरेक्स रिजर्व जो थे हमारे 8 मंथ्स का इंपोर्ट कवर था हमारे पास, जो हमारे पास 2 हफ्तों का बचा था, जो 2 वीक्स का बचा था, अब हमारे पास 8 महीने का इंपोर्ट कवर था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कि हमारी सर्विस सेक्टर को भी हाइप मिला, ठीक है। इंडियन रुपी जो था हमारा, वो हमारा बेटर हो गया इमर्जिंग इकोनॉमी से, क्योंकि इंडिया भी मर्ज करता, बाकी भी करता, इंडिया काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया था उससे। पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बढ़ावा मिला, शेयर हमारे एग्रीकल्चर का बढ़ा, उसके साथ एलिड एक्टिविटीज, जो फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर होता है उसके साथ नॉन फार्म मतलब हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इसका भी हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर की और लिबरलाइजेशन हुई। यहाँ तक तो हो गया। फिर आगे भाई हम लोग नीति आयोग, आपको बताया मैंने 1950 में क्या बना, प्लानिंग कमीशन, जो सारा काम करता था। 2015 जनवरी 1 2015 को यही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, किसने, नीति आयोग ने, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली चीज, रिप्लेस किसको किया सर, प्लानिंग कमीशन को। कब बना, 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म क्या है सर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया उद्योग, ये। दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव, स्पर इनोवेटिव थिंकिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसको हम बोलते हैं थिंक टैंक, इंपॉर्टेंट है बच्चों, थिंक टैंक बोला जाता है नीति आयोग को। पूछ लेगा थिंक टैंक कौन है गवर्नमेंट का, आप बोलोगे नीति आयोग, सिंपल। 3 एमसीक्यू हो गए इसमें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, शेयर्ड विजन है कि स्टेट्स को मिलकर काम करना है। फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि हर लेवल पे, चाहे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और चाहे लोकल लेवल, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, उन सबके साथ अच्छा कॉपरेशन से काम करना, वो बात है। विलेज लेवल के लिए अच्छे प्लान्स बनाओ। उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में घुसाओ, कि नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश के लिए। अटेंशन दो, स्पेशल अटेंशन उनको जिनको बेनिफिट नहीं पहुंचते, जो हमारे यहाँ पर काफ़ी पिछड़ी हुई जगह हैं, उनको बेनिफिट नहीं पहुंचते, उनको अटेंशन दो, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाओ और उसके प्रोग्रेस भी मॉनिटर करो, ये भी आ गया। पार्टनरशिप करो की स्टेक होल्डर्स के साथ, ये भी आ गया। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करो, ये भी आ गया। स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर बनाओ, कि हमारे यहाँ पर एक रिसर्च, हमारे पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करें, वो चीज़ भी होनी चाहिए। नॉलेज इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट दो उनको, यहाँ पे नया बिजनेस स्टार्ट करना है किसी ने, उसको थोड़ा सपोर्ट करो, इंसेंटिव दो, वो भी चीज़ करो। और रेजोल्यूशन दो इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ को, डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। इंटर सेक्टोरल मतलब कि 2 सेक्टर्स में आपस में कोई इशू आया है, उसको सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। पेपर में क्या आएगा सर, पेपर में आएगा ये,
की इनिशिएटिव्स, तभी मैं मार्क किए हुए हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा, ठीक है। की इनिशिएटिव्स क्या है, लाइफ। देखो बच्चों ये यार ना मॉड्यूल वाला ही आएगा, मॉड्यूल से बाहर नहीं आएगा, मैं 50 बार ही बता दूंगा तुमको, यही पढ़ना है, इंटरनेट से नहीं पढ़ना, ठीक है। तो लाइफ क्या है, एक लाइफ एक विजन आया, जिसके इस तरह हम बात करते हैं ना कि आप यूज एंड थ्रो इकोनॉमी है, यूज एंड डिस्पोज है, इसको हम रिसाइकल करें इकोनॉमी में, हमने रिसाइकल की बात करना शुरू की। नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम NDAP किया, उसके साथ साथ शून्य कैंपेन एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एयर क्वालिटी के ऊपर बात करना शुरू की इसने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बात की। अमृत क्या है, एक डेस्टिनेशन, एक जगह, एक ऐप है जिसके ऊपर आपको A to Z इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंडियन पॉलिसी इनसाइट्स, मैथनॉल इकोनॉमी, मतलब कि हम लोग मैथनॉल पे शिफ्ट करें लोग, कि हमें मैथनॉल इज अ गुड, ठीक है ना। इंडिया का जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह इतना यूज़ करते हैं, उससे अच्छा मैथनॉल पे आ जाएं, ठीक है, उसके ऊपर। और गोल्ड मार्केट को ट्रांसफॉर्म करें इंडिया की, इसके ऊपर बात की। इसमें से मैथनॉल, इसमें से भी पहले बताता हूँ आपको मैं, लाइफ, शून्य, अमृत, मैथनॉल, ये इंपॉर्टेंट है भाई चारों। वीकनेस क्या है सर, नीति आयोग की कुछ वीकनेस भी देखो, जैसे कि ना प्लानिंग कमीशन के पास काफ़ी ज़्यादा रोल था, उनका बहुत बड़ा रोल था, इनका जो रोल है लिमिटेड है। ये नेशनल प्लान में इतना अच्छा सा पार्ट नहीं ले पाते जितना ना प्लानिंग कमीशन ले पाती थी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ये नहीं थी। उसके बाद कि हाँ भी बजटिंग प्रोसेस में नीति आयोग का कोई इतना इंक्लूजन नहीं है, इनको बस मीटिंग्स के लिए बुलाया जाता है, बट इनकी बातें सुनी जाए नहीं सुनी जाए एक ही बराबर है। इसके बाद ऑटोनॉमी, बैलेंस ऑफ पावर नहीं है इतना ज़्यादा, गवर्नमेंट बोल देती है, इनकी रिकमेंडेशन लेना नहीं लेना इनके ऊपर है, सरकार के ऊपर है, उसकी मर्जी है। और इसके बाद इंडिपेंडेंस नहीं है कि ये लोग वॉइस ऑफ डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर बात कर पाए, इसके ऊपर भी बात की, इनइक्वालिटीज़ को भी इतनी बात नहीं कर पाते नीति आयोग वाले। लास्टली अभी का स्टेटस क्या है सर, अभी का स्टेटस क्या, देखो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा 3 किस्म की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये 3 सेक्टर्स हैं। अभी तो कॉर्टनरी सेक्टर भी आ गया, लेकिन चलो अभी तो 3 सेक्टर्स की बात करनी है। प्राइमरी सेक्टर सर इंडिया में क्या चल रहा है अभी, सेकेंडरी क्या चल रहा है, टर्शरी क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या बातें हुई। देखो सारे फैक्ट हैं कि सबसे बड़ा सेक्टर प्राइमरी में कौन सा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लिविंग, एग्रीकल्चर पे सारे डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ इंडिया हैज एमर्ज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट एंड स्पाइसेस। उसके साथ लार्जेस्ट एरिया प्लांटेड अंडर व्हीट, राइस एंड कॉटन। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके, हम लोग, फ्रूट, वेजिटेबल, टी, फार्म फिश, कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राइस, इस सबके। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड, मतलब बफलोज, ये सबसे ज़्यादा है। एनिमल लाइफ स्टॉक, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में है। उसके साथ साथ आ गई हमारी बात, फूड एंड ग्रोसरी के अंदर 6 लार्जेस्ट है हम लोग वर्ल्ड में। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो हमारा है 6.6% से ग्रोथ कर रही है। इंडिया ग्रोज वैरायटी ऑफ कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स कौन से होते हैं, वो क्रॉप जो हम बेच सकते हैं, जैसे सैफरन हो गया, केसर है ना, केसर बिकता है बाजार में, कॉटन है, जूट है, ये सब हमारे कैश क्रॉप्स हैं, ये भी हमारा इधर चल रहा है। लेकिन तब भी हम देख रहे हैं शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा है, हम तब भी ऊपर आ रहे हैं, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है। इकलौती इंडिया ऐसी कंट्री है जो सीधे जंप प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर में की है, प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में इतना नहीं जंपिंग हुई जितनी प्राइमरी से टर्शरी हुई, ये याद रखना। और 47% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एक टाइम था मैक्सिमम 70, 75, 80, अभी हम 47% में पहुंच गए हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है कि क्रॉप एंड लाइफस्टॉक प्रोडक्टिविटी को अच्छा कर, लाइफस्टॉक प्रोडक्टिविटी, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स के ऊपर एमएसपी। एमएसपी क्या है, एक प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, मिनिमम से मिनिमम इतना मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये 23 क्रॉप्स की बात करता है, इन 23 क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड किया है जिसके ऊपर एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा। ये है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है, मार्केट इंफ्रा की बात करता है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट ताकि हम लोग उसको बेटर कर पाएँ, इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी खुला गया है। उसके साथ साथ इंडिया जो एक टाइम पे हमारे लिए, इंडिया एक टाइम पे क्या था, हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, हमारे पास कुछ खाने को नहीं थे। अब जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट हो गया हुआ है, और इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट
डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो एक्सपोर्ट्स के लिए ध्यान रखती है, इसको बोलते हैं अपीडा। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर की मार्केट्स में, गवर्नमेंट ने रोल किसको दिया, ये अपीडा को दिया हुआ है, ये वाली। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पेपर में क्वेश्चन इनमें से आएगा कि हाँ भाई ये बता रहा हूँ पीएम किसान किसके लिए है, ठीक है, ये जो लिखी हुई है ना सारी, ये सब इसके ऊपर ही आएगा। इनकम सपोर्ट किसको देता है, पीएम किसान वाला, इंपॉर्टेंट है। फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके क्रॉप्स के लिए है, 23 मैंडेटेड क्रॉप्स है और 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब कि अगर मेरे को 100 रुपया लगा है एक चीज़ को बनाने में, मुझे 150 एमएसपी मिलेगा उसका, मतलब 150 रुपीज़ तो मिलेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। ये मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स है, ये नहीं है इतना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस देता है क्रॉप की अगर लॉस हो जाए उस वजह से। MIDH हॉर्टिकल्चर के लिए स्कीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करता है, ये भी है। FPO पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर एफिशिएंसी की बात करता है। ई नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ये इसके लिए क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। ई नाम क्या है, एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, जो मंडीज वगैरह को बता रहा था ना, उसके रिलेटेड है ये। किसान रेल शुरू की गई है, ये भी है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, 100% FDI अलाउड है फूड प्रोडक्ट्स में, और 100% फूड ऑटोमेटिक रूट में भी अलाउड है, ये भी बात आ गई। इश्यूज़ क्या है सर, इश्यूज़ वही हैं सर, अभी तक इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, अभी भी हम देखते हैं ब्रोकर बीच में आ जाते हैं, मॉनसूनल इश्यूज़ है हमारे यहाँ पर, ये भी है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। लेकिन ये जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी यही करें, लेकिन ये लैंड होल्डिंग्स जो है ना, एरियाज़ है, फ्रेगमेंटेशन, जो लैंड इतना बड़ा है उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया, ये बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। आज भी हम देखते हैं जो इंडिया वहाँ पर कैपिटल इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं लोग, ये भी इशू आ रहा है। क्रेडिट डिलीवरी अच्छी नहीं है, हाई प्राइस के ऊपर बात करते हैं हम लोग, कभी कभी बफर स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर सारी बात आ गई है। ये सब इश्यूज है, ये रीड करने हैं आप लोगों ने। देन विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अभी 30% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है ग्रॉस वैल्यू में, हमारी GDP में है, और 12.1 करोड़ 12.1 करोड़ पीपल एम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इधर है भाई, यहाँ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है, ये भी काफ़ी है। उसके साथ साथ इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, ये सब इसकी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, जहाँ पर 10 से कम लोग काम करते हैं। जैसे कि एक जगह है जहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई है, उधर हम लोग बोलते हैं 8 लोग काम करें, 9 लोग काम करें, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ 40% कर रहा है ये सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट, तो 20% इनफॉर्मल सेक्टर कर रहा है, 20% फॉर्मल सेक्टर कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, आजकल देख रहे हैं हम लोग डाइवर्सिफिकेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 78% करता है टोटल प्रोडक्शन। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाता है हमारे देश की, इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, ये सब ये कर रहा है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्री 4.0, जिसके अंदर हम बात करते हैं 3 फैक्टर्स के ऊपर, 4 हैं बेसिकली। IoT मैंने स्किप कर दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT, ये 3 है, ये इसके ऊपर फोकस कर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए हमारे लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है, जिसका शेयर हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो शेयर है GDP में 25% हो जाएगा बाय 2025। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दोनों लाइन है। गवर्नमेंट की स्कीम्स जिसमें से क्वेश्चन बनेगा, GST कब आया, 1 जुलाई 2017 को, जिसके अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्स लॉस की बात करते हैं, मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, ये बात की गई है। कॉर्पोरेट टैक्स, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज पे लगता है हमारा टैक्स, उनका बिजनेस इनकम्स पे उनकी, उसके ऊपर आ गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 2014 में आया था, 2014 में आया था, इंडिया को इनोवेशन हब बनाने के लिए। इसका अभी 2.0 वर्जन चल रहा है हमारा, जिसमें 27 सेक्टर्स की बात की गई है, जिसमें से 15 मैन्युफैक्चरिंग है एंड 12 सर्विस सेक्टर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नेशनल विंडो, PM गति शक्ति मास्टर प्लान, ये लॉजिस्टिक्स के लिए बात करता है हमारा, इंपॉर्टेंट। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सितंबर 2022 में, इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा है।
आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया में पीएम ने बोला था ना कि आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके लिए पीएलआई स्कीम आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2020 में आई थी, 2020 में 14 की सेक्टर्स हैं इसके अंदर, ताकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ सकें। फेम है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बात करता है ये। उद्यमी भारत, एमएसएमईज की बात करता है, एमएसएमईज बोलते हैं, ठीक है। ये पीएम मित्र टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल इंफ्रा के लिए पीएम मित्र, वेरी इंपॉर्टेंट। 100% एफडीआई अलाउड है इसमें भी, ये भी है। कोल सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब है इंपॉर्टेंट इसके लिए। उसके साथ साथ ये भी चीज याद रखना, पहले हमारे यहाँ पर एफआईपीबी बोर्ड था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड, जो 2017 में इसको खत्म करके इसकी जगह एक नई बॉडी को बनाया गया, उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, FIFP, जो ऑनलाइन हो गया हमारा। अब सर चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस यही है अभी तक, इंफ्रा हमेशा चैलेंज रहा हमारे देश के लिए, इंफ्रा रहा है, मैन पावर रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ये है। इंपोर्ट्स हम ज़्यादा करते हैं, एक्सचेंज रेट वोलैलिटी है कि हाँ भाई एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वो भी आ रहा है। कॉस्ट ओवररन्स है, ये भी इशू है एक। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एमएसएमईज को इतना इजीली क्रेडिट नहीं मिलता, बिग हाउसेस को जल्दी मिल जाता है। लोकेशंस के ऊपर है, लॉसेस हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, लोअर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, ग्लोबल चेल डिसरप्शन है, हाई इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस है, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है, ये सब इसके चैलेंजेस हैं। लास्टली हम बात करेंगे टर्शरी सेक्टर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फाउंडेशन कोर्स। हमारे यहाँ पर जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2008 में हुई थी, उसके अंदर 15 टर्शरी सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। 15 सेक्टर हैं टर्शरी के अंदर, जो 2008 की क्लासिफिकेशन है। किसने की है? NIC, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इसमें होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर टर्शरी सेक्टर से बन सकता है वो यही बन सकता है, इन सेक्टर्स के अंदर यही क्वेश्चन बनते हैं, या स्कीम्स या ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंश्योरेंस एक्टिविटीज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल साइंटिफिक टेक्निकल एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्वे, एजुकेशन जो मैं कर रहा हूँ वो भी है, ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर्स, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एक्टर्स जो हमारे हैं वो सब, सर्विस एक्टिविटी अदर्स, हाउस होल्ड जैसे कि इंप्लॉयर्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड गुड सर्विसेज जो बना रहे हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज हैं, ये सब काउंट होता है। सर्विस सेक्टर है क्या? रेफर्स टू इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग इनटेंजिबल गुड्स। अब ऑब्वियसली मैं जो टीचिंग कर रहा हूँ आपको ये दिख थोड़ी रही है, आप इसको सुन सकते हो, अभी के लिए है, और इसको मैं मेरे से आप अलग नहीं कर सकते। मेरे को जो बंदा सर्विस दे रहा है, ठीक है, और जो सर्विस है, वो दोनों ना साथ में जुड़े रहते हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो आपको टीचिंग मैं नहीं करा पाऊंगा, ये भी याद रखना। उसके साथ सर्विस सेक्टर का लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया का, और तो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है 53.89%। दिस फैक्ट इज आउट 2021-22 का है ये, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको यही लिखा गया कि इधर यही पढ़ लेते हैं एक बारी, डोमेस्टिक ग्लोबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। हमारे सर्विस सेक्टर को क्या अफेक्ट करता है? जैसे कि अब देखो बाहर क्या हुआ है, बाहर के देशों में जैसे पैंडेमिक अभी आया, कोरोना आया था, अभी के टाइम में कोरोना आया, इंडिया को इतना इफेक्ट कोरोना ने नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स की सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बाहर यूज़ की गई। जो डॉक्टर्स ने बनाया सामान, उन्होंने जो हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशंस बनाए, वो काफ़ी यूजेज आया उस चीज़ का, तो उसके ऊपर हम बोलते हैं इंडिया को इतना बड़ा सेटबैक नहीं लगा जितना बाकी जगहों को लग सकता था। इंडिया काफ़ी ज़्यादा पीछे जा सकता था, बट इंडिया ने बहुत जल्दी इस चीज़ को अपना लिया और बाउंस बैक भी कर लिया। इसीलिए बात की गई है कि हाँ भाई यहाँ पर जो है, वहाँ पर क्वालिटी है, यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स हैं जो काफ़ी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ WTO ने सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के ऊपर बात जब की थी, तो इंडिया टॉप 10 में था, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर, बिजनेस, ट्रैवल सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट में काम किया गया है, उसके ऊपर बात की। ऊपर से FDI इनफ्लोज भी यहाँ पर हाईएस्ट रिसिपिएंट है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो भी होता है इंडिया के अंदर, ये भी याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ देखो, जो हम पहले बोलते थे ना कि जो सारी FDI सीलिंग जो हमने लगाई थी इंश्योरेंस कंपनी पे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी जो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उस पर हमने FDI ना सील कर लिया कि 49% से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब के टाइम पे 74% अलाउड है, ये भी याद रखना। ये 2022 का डाटा है सारा, 2022-3 का डाटा है, लेटेस्ट डाटा ये नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। सो दिस वॉज ऑल, ये आपका पूरा चैप्टर आ गया आपका इंडियन इकोनॉमी का। दिस वॉज योर लास्ट चैप्टर।
10 के 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वन थिंग, प्लीज़ प्लीज़ मॉड्यूल के क्वेश्चंस को किया करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप बेटर होगे। पेपर आ गए हैं आपके, 12th से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स भी आपका पेपर डेट शीट में भी याद नहीं, 18th 19th के आसपास होना चाहिए। सो उससे पहले प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, एक बार ये प्लेलिस्ट देख लो, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो। इट विल हेल्प यू अलॉट। कंसेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं और काफ़ी एमसीक्यूज मैंने मार्क भी करा दिए हैं। अभी भी कोई इशू लगता है, आपके पास 1-2 दिन है, आप अपना कमेंट डाउन कर लो, मैं उसको सॉल्व करके एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। सो टिल देन महादेव का नाम लो, अपनी वीडियोस कंप्लीट करो और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, उसके लिए मैं अच्छा प्रे करता हूँ। सो हम लोग नेक्स्ट बैच में मिलेंगे, आई एश्योर यू, उसमें और मज़ा आएगा। तो टिल देन गुड बाय, अपना ध्यान रखो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। ओके।